Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is obstetric past MCQs keys. Start करते हैं. Which of the following factor does not cause fluid retention in the pregnancy? Best answer is lymphatic obstruction. जो fluid retention होती है सोडियम की रिटेंशन की वजह से होती है 3 to 4 मिलीमोल पर डे. डिक्रीज इन प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी जो कि 10 मिलीऑस्मोल तक कम हो जाती है. डिक्रीज इन थर्स्ट थ्रेशोल्ड एंड डिक्रीज इन प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर है. और इस फ्लूइड रिटेंशन की वजह से एचपी कम हो जाएगा, हेमाटोक्रिट भी कम हो जाएगा, सीरम एल्ब्यूमिन कंसंट्रेशन कम हो जाती है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता होता है, रीनल ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जीएफआर बढ़ जाती है. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं. ओके, ग्रेविडा 3 पैराटर 2 है. ओके, अब इसको देखो एच बी 9.2 है. अब एनीमिया इन प्रेगनेंसी कब लेबल करते होती है? अगर एच बी 11 से कम हो जाता होता है, और अगर एच बी 7 से कम हो जाए तो उसको सीवियर एनीमिया लेबल करते होते हैं. तो जो एनीमिया हो गया ये क्यों हो चुका है? बिकॉज जो है ना, कहने का मतलब है कि जो आरबीसी काउंट कम हो गया, प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ गया होता है. इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एनीमिया इन प्रेगनेंसी. फिजियोलॉजिकल एनीमिया इन प्रेगनेंसी क्यों हो सकता है? क्योंकि जो आरबीसी मैस है और ब्लड वॉल्यूम है दोनों बढ़ जाते होते हैं. लेकिन जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो बढ़ता है 40 to 50%, लेकिन जो आरबीसी का मैस होता है वो 20 to 30% बढ़ता है. इस डिस्क्रिपेंसी की वजह से आपको फिजियोलॉजिकल एनीमिया देखने को मिलता है. और एनीमिया इन प्रेगनेंसी का आप लेबल करते हैं अगर एच पी 7 से 11 से कम हो जाए. ओके, तो बेस्ट आंसर आपका ये आ जाएगा. इसके बाद फीटल सर्कुलेशन में जो हाईएस्ट ऑक्सीजन कंटेंट होता है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता होता है. सबसे पहले तो रट्टा मारना कि अम्बिलिकल वेन में आपको सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कंटेंट देखने को मिलता है, लेकिन अगर वो ऑप्शन में ना हो तो आपने लिखना होता है डक्टस वेनोसिस. ठीक हो गया. ओके, और एक बात रट्टा मार लेना कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर क्या होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती है और एक अम्बिलिकल वेन होती है. ठीक हो गया. और डक्टस वेनोसिस के बारे में कहा जाता है कि डक्टस वेनोसिस ये वो स्ट्रक्चर होता है जो कि कहने का मतलब है बाईपास कर देता होता है लीवर को. ठीक हो गया. और अगर ये बंद हो जाता होता है तो ये बंद होकर लिगामेंटम वेनोसम बना लेता होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर मैक्सिमम कार्डिक आउटपुट होती है. प्रेगनेंसी के अंदर जो कार्डिक आउटपुट होती है मैक्सिमम 20 वीक्स पे देखने को मिलती होती है. और जब लेबर का टाइम आता है हर एक कॉन्ट्रैक्शन के साथ 50% पे चली जाती है. और पोस्टपार्टम फेज के अंदर 80% आपको देखने को मिलती होती है. इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं. 24 ईयर ओल्ड लायर है जिसको ब्रेथलेसनेस हो गया ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर है और उसको और कोई क्लिनिकल कंडीशन नहीं है. ओके, तो सीवीएस में क्या चेंज आपको देखने को मिलती होती है? ओके, द बेस्ट आंसर इज स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता होता है. एंड व्हाट आर द कार्डियोवास्कुलर चेंजेस जो आपको प्रेगनेंसी में देखने को मिलती होती है? क्लियर. ठीक हो गया. तो प्रेगनेंसी में रट्टा मार लेना कि क्या होगा, 3 चीज़ें बढ़ जाती है सीवीएस में: स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डिक आउटपुट और हार्ट रेट हो जाता है. कार्डिक आउटपुट 30 to 50% बढ़ता होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम 10% तक बढ़ता है, और जो हार्ट रेट होता है 10 to 20% बढ़ जाता होता है. और कौन से पैरामीटर्स प्रेगनेंसी में कम हो जाते हैं? नंबर 1 क्या होगा? टीपीआर कम हो जाएगी, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होती है, उसकी वजह से मीन आर्टीरियल प्रेशर कम हो जाएगा, डायस्टोलिक प्रेशर कम हो जाएगा, और फाइनली क्या हो जाएगा? ओके, एवी ऑक्सीजन ग्रेडियंट, एवी ग्रेडियंट भी आपको कम देखने को मिलता होता है. क्लियर. ऑलमोस्ट ये हो जाएगा. सीवीएस के ऊपर चेंजेस होती है. इसके अलावा एक और बात बता दूं, सीवीएस के अंदर क्या हो सकता है? प्री लोड बढ़ जाता होता है, आफ्टर लोड कम हो जाता है, और हार्ट रेट बढ़ जाता होता है, और पोस्चुरल हाइपोटेंशन सिंड्रोम भी देखने को मिलेगा. इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं? लेफ्ट लैटरल पोजीशन के अंदर करते होते हैं. और जो कार्डिक आउटपुट होती है लेटेंट फेज में 15% तक होती है, एक्टिव फेज के अंदर 25% होती है. ओके, सेकंड स्टेज के अंदर 35% तक होती है. क्लियर. और पोस्टपार्टम फेज के अंदर 80% होती है ड्यू टू आउटो ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम यूट्राइन इन्वोल्यूशन. ओके, क्लियर. इसके बाद और बता दूं आपको कि जो प्रेगनेंसी में सिस्टोलिक नंबर आना नॉर्मल है, लेकिन डायस्टोलिक नंबर आना एबनॉर्मल होता है. क्लियर. ठीक हो गया. और ये चीज़ें आपको बता दी हैं. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. रिगार्डिंग फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी फॉलोइंग इज ट्रू. तो आपको प्रेगनेंसी के अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंस देखने को मिलती है. इंसुलिन की रेजिस्टेंस क्यों होती है? 4 चीज़ों की वजह से आपको देखने को मिलती होती है. क्लियर. और 4 चीज़ें कौन सी होती है? नंबर 1 ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, नंबर 2 कॉर्टिसोल, प्रोजेस्टेरॉन और प्लेसेंटल इंसुलिनेज है. इसके बाद लेवल ऑफ यूरिया एंड क्रिएटिनिन इन प्रेगनेंसी. तो प्रेगनेंसी में क्या होता है? लेवल ऑफ यूरिया और क्रिएटिनिन दोनों कम हो जाती होती है. ये क्यों कम हो जाती है? क्योंकि रीनल ब्लड फ्लो बढ़ता है, जीएफआर बढ़ जाती होती है, जिसकी वजह से ये सारे फिल्टर हो जाते हैं. और क्या प्रेगनेंसी में कम हो जाता है? प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी कम हो जाती है, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन कम हो जाता है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सब कम हो जाते हैं. नेक्स्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको अम्बिलिकल वेन में देखने को मिलता है. टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी 280 डेज होती है, जिसको 40 वीक्स या 9 मंथ्स प्लस 7 डेज आपने ऐड करना होता है. नॉट अ फीचर ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रेगनेंसी. तो प्रेगनेंसी में स्ट्रोक वॉल्यूम कम नहीं होता. क्लियर. अल्कलाइन फॉस्फेटेज प्रेगनेंसी में क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि प्लेसेंटा बना रहा होता है. ग्लाइकोस यूरिन प्रेगनेंसी नॉर्मल होती है ड्यू टू इंक्रीज जीएफआर या प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल सैचुरेट हुई बड़ी होती है. इसके बाद है कि प्रेगनेंसी के अंदर आपको हार्टबर्न देखने को मिलता है ड्यू टू डिक्रीज टोन ऑफ इसोफेजियल स्फिंक्टर है, और कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलती है. क्यों? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की मोटिलिटी लार्ज इंटेस्टाइन की मोटिलिटी कम हो जाती है, लेकिन न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन पावर, सोडियम और वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी. मैकेनिज्म फॉर ग्लाइकोस यूरिया इंक्रीज जीएफआर या सैचुरेशन ऑफ प्रोक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल है.
जो कार्डियक आउटपुट प्रेगनेंसी में कितनी बढ़ती है 30 to 50% होती है। क्लियर। और ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लेटेंट फेज में 15% होती है, एक्टिव फेज के अंदर 25% तक होती है। ओके, सेकंड स्टेज के अंदर 35% तक होती है, 50% ड्यू टू पुशिंग इन द सेकंड स्टेज है और 80% पोस्टमार्टम फेज में देखने को मिलती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं फिजियोलॉजिकल चेंज इन सीवीएस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो क्या होगा, टीपीआर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाती होती है। काज ऑफ फिजियोलॉजिकल एनीमिया इन प्रेगनेंसी, तो क्यों होता है, वो डिस्क्रिपेंसी होती है दो चीज़ों के दरमियान में। ओके, एक तो ब्लड वॉल्यूम और दूसरा आरबीसी मैस। आरबीसी मैस 20 to 30 होता है और ब्लड वॉल्यूम क्या होता है 40 to 50% देखने को मिलता है। इफेक्ट ऑन कार्डिक आउटपुट इन प्रेगनेंसी। ओके, तो प्रेगनेंसी में जो कार्डिक आउटपुट होती है 30 to 50% तक बढ़ जाती होती है, मैक्सिमम 20 वीक्स पे देखने को मिलती है। फार्मूला क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट रेट होता है, यानी तीनों पैरामीटर प्रेगनेंसी में बढ़ जाते होते हैं। और कार्डिक आउटपुट हाईएस्ट ड्यूरिंग द डिलीवरी, पोस्टमार्टम फेज में 80% तक आपको देखने को मिलती है। अम्बिलिकल वेन में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है 80% तक होता है। क्लियर, सही हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते होते हैं लाइक ओके, इसके बाद ओके हाँ, ग्लाइकोसूरिया इन प्रेगनेंसी क्यों होता है, ड्यू टू इंक्रीज जीएफआर या प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल की सैचुरेशन की वजह से होता है। प्रेगनेंसी में हार्ट बर्न और कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलते हैं, इनको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते होते हैं, अल्ट्रासाउंड वाला चैप्टर है। ओके, इसमें प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट भी आ जाएगा। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते होते हैं। ओके, तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी है तो उसमें कौन सी इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते होते, रूटीन इन्वेस्टिगेशन के अंदर तो एचपी इलेक्ट्रोफोरेसिस यूजुअली नहीं कराते होते। अब अपने नर्स के अंदर आपने बुकिंग इन्वेस्टिगेशन वगैरह रट्टा मार लेनी है। बुकिंग इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या क्या आ जाती है, सीबीसी आ जाता है, क्लियर, मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल आ जाता होता है। इसके अलावा और क्या कराते होते हैं बुकिंग इन्वेस्टिगेशन के अंदर, लाइक आप ब्लड ग्रुपिंग करा लोगे, हीमोग्लोबिनोपैथी को स्क्रीनिंग कर लोगे, इन्फेक्शन की स्क्रीनिंग करोगे कि हेपेटाइटिस बी वायरस है, सिफिलिस, एचआईवी और रूबेला वगैरह इनको स्क्रीन कर लोगे, ब्लड ग्रुपिंग करा लोगे, इन्फेक्शन की स्क्रीनिंग वगैरह कर लोगे। क्लियर, डेटिंग स्कैन वगैरह करा लोगे, नॉर्मली स्कैन वगैरह करा लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते होते हैं। ओके, अब देखो एक फीमेल पेशेंट आई है 28 वीक्स पे है, लेकिन सिम्फिजियो फंडलाइट 34 है, यानी काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है। तो द मोस्ट कॉमन काज ऑफ दिस डिस्क्रिपेंसी क्या होती है, मिस्टेकन डेट होती है। ओके, बाकी दूसरे काजेस में लार्ज फॉर डेट यूट्रस वगैरह के काजेस आ जाते हैं, लाइक मल्टीपल प्रेगनेंसी, पॉलीएट्रम, फाइब्राइड यूट्रस है। नेक्स्ट है जो अल्ट्रासाउंड होता है फीटल नॉर्मलीज को पिकअप करता होता है। इस तरह के स्कैन को बोलते हैं टारगेट स्कैन या नॉर्मली स्कैन होता है। 18 से 22 हफ्ते पे कराते होते हैं। किन किन नॉर्मलीज को डिटेक्ट करता होता है, हाइड्रोसेफलस को, एनेंसेफली को, स्पाइना पैफिडा को, और एक कॉन्ट्रोप्लेजिया को, एम्फेलोसियल गैस्ट्रोसाइटिस है, और क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट होता है। रट्टा मार लेना, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, स्पाइन और कॉर्पस कैलोसम, इन चारों को देखने के लिए 3D या 4D अल्ट्रासाउंड कराते हैं। नेक्स्ट आगे चलते होते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ओके, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। फिजिकल इफेक्ट इन डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम में शॉर्ट स्ट्रक्चर देखने को मिलता होता है। ओके, फिजिकल या मेंटल रिटार्डेशन आपको देखने को मिलती होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 वगैरह स्टार्ट करते होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है कि बुकिंग इन्वेस्टिगेशन कौन सी नहीं कराते होते, CA 125 नहीं कराते होते। ये तो आप CA 125 ये तो मेरे ख्याल से ओवेरियन कैंसर के लिए था। ओके, ये नहीं कराते होते। द स्पेसिफिक प्री नेटल स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ फीटल एनॉमलीज, तो ओके जो स्पेसिफिक प्री नेटल स्क्रीनिंग टेस्ट है तो यहाँ पे बेस्ट यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, क्वाड्रपल टेस्ट होगा, जो कि स्पेसिफिक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। अभी डाउन सिंड्रोम के टेस्ट लिखे हुए हैं। डाउन सिंड्रोम में 2 तरह के टेस्ट होते हैं। ओके, एक होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर का, दूसरा सेकंड ट्राइमेस्टर का। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी देखनी होती है। अगर CRL 45 है तो न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी 2.1 होती है। अगर CRL अगर 84 तक होती है तो न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी 2.7 होती है। दूसरा आप डबल टेस्ट कराते होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, बीटा SAG और पैपे होता है। क्लियर, इसके अलावा आप क्या करते, ट्रिपल टेस्ट और क्वाड्रपल टेस्ट है। ट्रिपल टेस्ट में आपका क्या होता है, ओके ट्रिपल टेस्ट में आपका बीटा SAG, अल्फा फीटोप्रोटीन एंड कॉन्जुगेटेड एस्ट्रायोल है। क्वाड्रपल के अंदर क्या होता है, बीटा SAG और इनहिबिन बढ़ जाते होते हैं, और इसके अलावा आपका अल्फा फीटोप्रोटीन और अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायोल कम हो जाते हैं। और आपका सीरियल इंटीग्रेटेड टेस्ट है जिसमें आप एक चीज़ ऐड कर देते होते हैं, वो क्या होती है, लाइक पैपे ऐड कर देते हैं। और डाउन सिंड्रोम में आपने स्क्रीनिंग की एक्यूरेसी को बढ़ाना है तो आप नेजल बोन और फ्रंटो नेजल एंगल को ऐड कर देते होते हैं। नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 वगैरह पे चलते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर है कि ओ नेगेटिव है। अब देखो RH नेगेटिव है, जब भी आप ये सिनेरियो पढ़ते हो RH नेगेटिव मदर है, ओके, और इसकी हुई सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी है, डेट मीन्स इसका क्या मतलब हो सकता है, उसमें RH आइसोइम्यूनाइजेशन के चांसेस आपको देखने को मिल सकते होते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट है, तो इसका डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट है। जो एंटी-डी होता है प्रोफाइलेक्सिस के लिए नहीं देते, एंटी-डी को हम प्रोफाइलेक्सिस के लिए भी दे सकते हैं और सेंसिटाइजिंग इवेंट के अंदर भी आप इस्तेमाल कर सकते होते हैं। ओके, तो मैं थोड़े से इससे रिलेटेड MCQs वगैरह एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, अब मैं थोड़ा सा ना हर MCQ पे इसलिए टाइम लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे दोस्त कुछ कहते होते हैं कि ज़्यादा टाइम लगाया करो, और इनमें से एक दोस्त देख भी रहा होगा वीडियो यहाँ तक, ठीक हो गया, अगर देख रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। अच्छा, इसके बाद है कि एंटी-डी के बारे में आपको बातें बता रहा था। जो एंटी-डी है ना RH आइसोइम्यूनाइजेशन के केस में देते होते हैं, प्रोफाइलेक्सिस के लिए भी देते होते हैं, और किसी सेंसिटाइजिंग इवेंट होता है उसको भी मैनेज करने के लिए देते होते हैं, ठीक हो गया। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रट्टा मार लेने हैं। तो पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि कौन से सेंसिटाइजिंग इवेंट आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस कैरेज है, प्रेगनेंसी की कोई टर्मिनेशन होगी है, लाइक मिस कैरेज
मिसकैरेज, अबॉर्शन है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ओके, EPH हो चुका है, या कोई इन्वेसिव टेस्ट आपने परफॉर्म किया है, या डिलीवरी है, ये सारे सेंसिटाइजिंग इवेंट होते हैं। अगर कोई सेंसिटाइजिंग इवेंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुआ है, 12 हफ्तों से पहले हुआ है, तो आपने 250 इंटरनेशनल यूनिट का डोज देना है NTD का। लेकिन अगर 12 से लेकर 20 का हुआ है तो 250 कम से कम देना होता है, और आपने क्लियो टेस्ट कराना होता है। क्लियो टेस्ट से ये पता लगेगा कि कितने फीटल ब्लड सेल्स आए थे माँ की सर्कुलेशन के अंदर, और कितना आपको मजीद NTD लगाना पड़ेगा। इसके बाद है कि अगर 20 से ऊपर है तो आपने 500 देना होता है मिनिमम, और फिर आपने 1 सेकेंड क्लियो टेस्ट कराना होता है, क्लियर। और अगर आपने प्रोफाइलिसिस के तौर पे देना है तो आपने सिंगल डोज देनी है 28वें हफ्ते पर, या फिर 2 डोज दोगे 28वें और 34वें हफ्ते पर, या विद इन द 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी दे दोगे। और साइंस ऑफ फीटल एनीमिया क्या होता है जो कि अल्ट्रासाउंड पे देखने को मिलती है। साइंस ऑफ फीटल एनीमिया जब आते हैं जब फीटल हीमोग्लोबिन 6 से कम हो जाता होता है। वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पॉलीआर्ट्रोमियास, नंबर 2 इनलार्ज फीटल हार्ट रेट है, ओके, एसाइटीज होती है, पेरिकार्डियल एफ्यूजन होती है, रिड्यूस फीटल मूवमेंट होती है, एबनॉर्मल CTG होती है, क्लियर, हाइपरडायनेमिक फीटल सर्कुलेशन आपको देखने को मिलती होती है, ओके। ऑलमोस्ट सारे पॉइंट मैंने डिस्कस करवा देती होते हैं। और उसके अलावा मैं एक और पॉइंट्स बता दूँ RH आइसोइम्यूनाइजेशन से रिलेटेड, जो NTD की जो डोज होती है, ओके, अगर 4 से कम हो तो हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न होने के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। अगर 4 से 15 है तो मॉडरेट रिस्क, 15 से ज़्यादा है तो हाई रिस्क होते हैं। इसके अलावा जो ब्लड आपने देना होता है फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो वायरस नेगेटिव होना चाहिए, साइटोमेगालो वायरस नेगेटिव होना चाहिए, इरिटेटेड होना चाहिए, WBC डिप्लेटेड होना चाहिए, डेंसली पैक होना चाहिए, लाइक हीमोग्लोबिन 30 ग्राम का होना चाहिए, ओके, ठीक हो गया। और उसमें साइटोमेगालो वायरस नेगेटिव होना चाहिए। और ये ब्लड आप कैसे दे सकते हो? अम्बिलिकल वेन के थ्रू दे सकते हो, इंट्रा हेपेटिक वेन में दे सकते हो, पेरिटोनियल वेन में दे सकते हो, या फीटल हार्ट में सीधा दे सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर चलते होते हैं। एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर है। एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर में जो जेनेटिक सेक्स होता है इट इज डिटरमिन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ओके, ठीक है। कैसे पता लगाएगा एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन? कि डिपेंडिंग अपॉन कौन सा स्पर्म्स ने एग को फर्टिलाइज किया। इसके बाद नेक्स्ट है कि बीटा CG के जो है ना, जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट होता है बीटा CG को पता लगाता होता है। यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? चार्ली है, 5 डेज आफ्टर इम्प्लांटेशन है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। अल्ट्रासाउंड फॉर स्ट्रक्चरल अनॉमलीज, यानी आपने अनॉमली स्कैन या टारगेट स्कैन कब कराना होता है? 18 से लेकर 22 हफ्ते पे कराना होता है। फुल ब्लड काउंट एट द बुकिंग विजिट, तो ये स्क्रीनिंग होता है एनीमिया के लिए और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के लिए, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर स्टार्ट करते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपने EDD कैलकुलेट करनी होती है। EDD कैसे कैलकुलेट कर लोगे? मेरा फार्मूला बताओ क्या है, ओके, ओके, फर्स्ट मार्च है, ओके, फर्स्ट मार्च। तो फर्स्ट मेरा फार्मूला ये कहता है कि आप क्या करो, 7 दिन ऐड करो, फर्स्ट से हो गया वो 8 हो गया, और बजाय 9 महीने ऐड करने के आप 3 महीने पीछे चले जाओ, ओके। मार्च से पहले क्या होगा? फरवरी, जनवरी, दिसंबर, तो दिसंबर की 8 मार्च हो जाएगा। या फिर अगर 9 महीने ऐड करोगे, ओके, लाइक अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो तब भी इस केस में 9 हो जाते हैं। देख लो जिसमें आपका टाइम बच जाता होता है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। ओके, एक फीमेल आई है जिसको ट्विन प्रेगनेंसी है। ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर फीटल ग्रोथ और वेलबींग को देखना, तो कैसे देखोगे आप? 1 सेकेंड, 4 से लेकर 6 हफ्तों के बाद अब अल्ट्रासाउंड स्कैन करा लोगे। सबसे बेस्ट मेथड तो यही होता है अल्ट्रासाउंड वाला। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं, ओके। एक फीमेल आई है, ठीक हो गया, उसको प्रीवियसली नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी है, लेकिन फीटस की ब्रीच प्रेजेंटेशन और कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है, और 37 वीक पे आई है। जब कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है और 37 पे आई है तो आपने एक्सटर्नल केफालिक वर्जन अपने ऑर्डर करना होता है। अब एक्सटर्नल केफालिक वर्जन के बारे में चंद पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। एक्सटर्नल केफालिक वर्जन की कुछ क्या होती है, कहने का मतलब है प्री रेक्विजिट होते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस्ड ऑब्स्टेट्रिशियन आपको चाहिए होता है। नंबर 2 37 वीक पे करना होता है। नंबर 3 टोकोलिटिक आपने इस्तेमाल करना है, NF-18। नंबर 4 लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लेटाना होता है। नंबर 5 बिलेटरल कैविटी करना होता है। नंबर 6 अल्ट्रासाउंड गाइडेड करना होता है। नंबर 7 10 मिनट से ज़्यादा का नहीं करना होता। नंबर 8 फीटल हार्ट रेट को आपने देखना CTG से। नंबर 9 NTD का आपने इंजेक्शन देनी होती है। नंबर 10 इसका जो सक्सेस रेट होता है 50% होता है। ये 10 के 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिया है, ओके। जो ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है 3 तरह की होती है, एक्सटेंडेड होती है, फ्लेक्स्ड होती है, तीसरा आपका फुटलिंग होती है। जो आपकी फ्रैंक वाली होती है ना उसको आप एक्सटेंडेड ब्रीच भी कहते होते हैं। व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन टू एक्सटर्नल केफालिक वर्जन है। तो एक्सटर्नल केफालिक वर्जन पे क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन देखने को मिलती होती है? फॉर एग्जांपल अगर किसी को हाइड्रोसेफेलस है, इस केस में आपने नहीं करना होता। इसके अलावा प्लेसेंटा प्रीविया है, प्रोम हो चुका है, प्रीक्लैम्सिया है, प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन हो चुका है, इस केस में नहीं करना होता। और अगर कर दिया तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? प्लेसेंटल अब्रप्शन हो सकता है, प्रोम आपको देखने को मिल सकता है, कोड एक्सीडेंट हो सकता है, फीटल ब्रैडिकार्डिया आपको देखने को मिल सकता होता है, ट्रांसप्लेसेंटल हैमरेज हो जाएगा जिसकी वजह से आपको NTD लगाने पड़ जाती होती है, क्लियर, ठीक हो गया। इसके अलावा अगर इस CV के अलावा हम नेक्स्ट ऑफर दे सकते हैं SVD की। SVD कब करेंगे? एक बात रट्टा वाले ना, अगर ब्रीच आपकी एक्सटेंडेड है या फ्लेक्स्ड है उसमें आप SVD करते हैं। कभी भी फुटलिंग में फुटलिंग में आप कभी भी वो नहीं कर सकते, SVD नहीं कर सकते, ओके, ओके। इसी तरह आपने ये भी रट्टा मारना है कि फेस प्रेजेंटेशन में भी SVD नहीं कर सकते, ब्रो में भी SVD नहीं कर सकते, क्लियर। तो SVD कराने के लिए या तो ब्रीच को एक्सटेंडेड होना चाहिए या फ्लेक्स्ड होना चाहिए। नंबर 2 कोई सेफलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन नहीं होना चाहिए। नंबर 3 फीटल का वेट 3.5 kg से कम का होना चाहिए। नंबर 4 कोई हाइपर एक्सटेंशन ऑफ फीटल हेड नहीं होना चाहिए, क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। और इसके जो स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले बटक्स को डिलीवर करते हैं। नंबर 2 लेग्स और लोअर बॉडी के डिलीवर करते हैं, इसको बोलते हैं पिनार्ड मैनूवर। फिर आपने शोल्डर को आपने करना होता है, उसको बोलते हैं आप लोफ सेट मैनूवर। फिर आपने क्या करना होता है, हेड को डिलीवर करना
करना होता है उसको बोलते हैं मॉलिशू स्मेली वीट मैनूवर। ओके, बड़ी अजीब गरीब चीज़ें हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं, न्यूक्लियर ट्रांसलेशन 3.5 मिलीमीटर है। वैसे कहते हैं कि आपको बताया कि अगर CRL कितनी होती है 45 होती है, 45 मिलीमीटर है, तो न्यूक्लियर ट्रांसलेशन 2.1 आनी चाहिए, और अगर 84 है तो 2.7 आनी चाहिए। क्लियर? तो इस केस में न्यूक्लियर ट्रांसलेशन से ज़्यादा है तो डाउन सिंड्रोम पॉसिबल हो सकता होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कराते होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। ओके, डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम के लिए ओके, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए, थैलासीमिया के लिए, इनके लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो आपका CVS एमनियोसेंटेसिस या कोर्टोसेंटेसिस हो चुका है। और अब वो 10th वीक पे आई है तो आप CVS करा लोगे। इसके 2% मिस कैरेजेस आपको, यानी इसके जो मिस कैरेजेस के चांसेस कितने होते हैं 2% तक आपको देखने को मिलते होते हैं। जो अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड किनको देखने के लिए इस्तेमाल होता है, लाइक न्यूरल ट्यूब इफेक्ट है, गैस्ट्रोशाइसिस या ट्विन टू ट्विन ट्रांसफियन सिंड्रोम आ जाएगा। क्लियर? ऑलमोस्ट आगे नेक्स्ट चलते होती है। नेक्स्ट हमारा है 32 ईयर ओल्ड पैरा 2 है। ओके, अल्ट्रासाउंड स्कैन कराया जिसमें मोनोकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसी है, 32 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के अंदर है। ओके, ठीक हो गया। अब मोनोकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर आपको क्या देखने को मिल सकता है, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफियन सिंड्रोम आपको देखने को मिल सकता होता है। कौन से कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलती है, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफियन सिंड्रोम होता है। अब मुझे ट्विन टू ट्विन ट्रांसफियन सिंड्रोम के बारे में एक चंद बातें बतानी होगी। ओके, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफियन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, नंबर 1 ये मोनोकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसी में देखने को मिलता होता है। इसके अलावा इसमें जो एबनॉर्मल वास्कुलर एनास्टोमोसिस देखने को मिलता है, आर्टरियो वीनस एनास्टोमोसिस आपको देखने को मिलता होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, एक ट्विन का ब्लड दूसरे ट्विन में चला जाता होता है AV एनास्टोमोसिस की वजह से। जो आर्टीरियल एनास्टोमोसिस होता है वो तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता होता है, लेकिन आर्टरियो वीनस एनास्टोमोसिस ये ट्विन टू ट्विन ट्रांसफियन सिंड्रोम करा सकता है। अब जो ट्विन टू ट्विन ट्रांसफियन सिंड्रोम होता है, डोनर ट्विन पे क्या होगा, रेसिपिएंट ट्विन पे क्या होगा। डोनर ट्विन अपना सारा ब्लड दे देगा तो वो स्मॉल हो जाएगा, रेसिपिएंट ट्विन का साइज बढ़ जाएगा। और डोनर में ओलिगोआर्ट्रोमियास, रेसिपिएंट में पॉलीआर्ट्रोमियास। डोनर में हाइपोवोलीमिया, रेसिपिएंट में हाइपरवोलीमिया। ओके, डोनर ट्विन में एनीमिया होगा, रेसिपिएंट में पॉलीसाइथीमिया होगा। डोनर में ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होती है, रेसिपिएंट में फीटल हार्ट ड्रॉप्स देखने को मिलता है। किसका आउटकम ज़्यादा अच्छा होता है, डोनर वाले का होता है, क्योंकि जो रेसिपिएंट वाला हो तो हार्ट फेलियर की वजह से मर जाएगा। अब अल्ट्रासाउंड के अंदर आपने कुछ चीज़ें नोट करनी होती है। नंबर 1 सिंगल प्लेसेंटा मिलेगा, कॉन्कॉर्डेंट जेंडर होता है, डिस्कॉर्डेंट ब्लैडर होता है, हीमोडायनेमिक और कार्डिक इंस्टेबिलिटी आपको देखने को मिलती होती है। ओके, और एक ट्विन में ओलिगोआर्ट्रोमियास और दूसरे में पॉलीआर्ट्रोमियास होगा। इसकी जो स्टेजिंग होती है उसको क्विंट्रो स्टेजिंग कहते हैं। स्टेज 1 2 3 4 5 होती है। 4 के अंदर फीटल हार्ट ड्रॉप्स होता है, 5 के अंदर डेथ देखने को मिलती है। 1 के अंदर क्या होता है, 1 में सिर्फ एक में ओलिगोआर्ट्रोमियास दूसरे में पॉलीआर्ट्रोमियास होगा। बाकी जो ब्लैडर होगा वो भी नॉर्मल होगा, विजिबल होगा, और डॉपलर भी नॉर्मल होगा। 2 के अंदर क्या होगा, ब्लैडर विजिबल नहीं होगा, एक में ओलिगो और दूसरे में पॉलीआर्ट्रोमियास होगा। ओके, और डॉपलर नॉर्मल होगा। तीसरे के अंदर तीनों चीज़ें खराब है, डॉपलर भी खराब है। डॉपलर के अंदर क्या होगा, या तो अम्बिलिकल आर्टरी में फ्लो एब्सेंट हो गया, या रिवर्स एंड डायस्टोलिक फ्लो है, या फिर पल्सेटाइल फ्लो आपको देखने को मिल रहा है। ओके, ठीक हो गया। ओके, इसकी जो क्रॉनिक फॉर्म होती है ट्विन टू ट्विन ट्रांसफियन सिंड्रोम की, इसको बोलते हैं ट्विन एनीमिया पॉलीसाइथीमिया सीक्वेंस होता है। इसमें आपको स्मॉल AV एनास्टोमोसिस देखने को मिलते हैं। स्मॉल का मतलब है 1 मिलीमीटर से कम का आपको देखने को मिलते होते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, नंबर 1 एमनियो डिटेक्शन करनी होती है एवरी 1 to 2 वीक्स है। नंबर 2 सिलेक्टिव फेटिसाइड करनी है। ओके, नंबर 3 आपने क्या करना होता है, लाइक आपने सेप्टोस्टॉमी करनी है, और जो डेफिनेटिव मैनेजमेंट होता है वो फीटोस्कोपिक लेजर एब्लेशन होता है, 16 to 26 वीक ऑफ जेस्टेशन पे करते होते हैं। ये सारे MCQ पॉइंट ने ट्विन टू ट्विन ट्रांसफियन सिंड्रोम के बारे में बता दिया है। लेकिन अगर मैं इस रफ्तार से जाता रहा तो मैं पूरी ओप्स तो फिनिश कर दूंगा, लेकिन वीडियो में 3 से 4 घंटे लग जाएंगे, तो मुझे थोड़ा सा स्पीड अप होना पड़ेगा। ओके ओके, तो अगर आपने थैलेसीमिया मेजर करवाना है तो थैलेसीमिया मेजर ना, थैलेसीमिया आपका ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, तो दोनों पेरेंट्स अगर माइनर है तो बच्चों में थैलेसीमिया मेजर होने के चांसेस 25% तक होते हैं। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं DVT के प्रोफाइलिसिस के लिए लो मॉलिक्यूलर वेट हैपेनिन और अनफ्रैक्शनेटेड देते हैं। लो मॉलिक्यूलर वेट हैपेनिन में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होने के चांसेस रिलेटिवली कम होते हैं एज कम्पेयर टू अनफ्रैक्शनेटेड है। नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद है आपने वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी करानी है तो कौन सा पैरामीटर चाहिए, तो आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका, वेट 3.5 kg से कम का चाहिए होता है, एक्सटेंडेड या फ्लेक्स ब्रीच चाहिए, नो हाइपर एक्सटेंशन ऑफ फीटल हेड है। क्लियर? ये पॉइंट्स आपको वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी के लिए चाहिए होते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। अब EDD दोबारा कैलकुलेट करनी है। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी मेरा दिमाग ख़राब हो गया था कि कैसे आया, तो इस केस में ना ओके आपने कैसे जाना होता है, 1 सेकेंड, मेरा वाला फार्मूला कि आपने पहले 7 दिन ऐड कर देने हैं, तो क्या बन जाएगा आपका। ओके, 28 और 7 कितने होते हैं, 35 होते हैं। 35 का मतलब 5 अगले महीने की चले गया, तो 5 ऐड कर दो, तो 5 जुलाई, या जुलाई से पीछे चलते हैं, जून, मेरी तो पीछे वाली रियाजी ख़राब है, बस ये कैलकुलेट कर लेना, बेस्ट आंसर क्या होगा आपका, अप्रैल आ जाएगा। ओके, अप्रैल मई जून, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। जो आपका होता है ना मोस्ट कॉमन काज ऑफ पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट के अंदर स्टिल बर्थ और अर्ली न्यू नेटल डेथ आ जाता है, तो वो क्या होता है, प्रीटर्म बर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर चलते होते हैं। क्लियर? ठीक हो गया।
एक प्राइमरी ग्रेविड है जिसको अपनी डेट्स कंफर्म है, डैट मीन्स मिस टेकन डेट की वजह से सिम्फिजियो फंडल हाइट या लार्ज फॉर यूट्रस में आपको चेंजेस देखने को मिलेगी। लेकिन देखो 32 वीक्स पे आई है, लेकिन सिम्फिजियो फंडल हाइट ज़्यादा है, तो इसका मतलब है लार्ज फोर साइज यूट्रस है या लार्ज फॉर यूट्रस साइज है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या करा लोगे आप, 1 सेकंड, क्या करा लोगे, चेस्ट एक्सरे करा नहीं सकते, ब्लड शुगर करा नहीं सकते, डॉपलर अल्ट्रासाउंड ही करा लोगे, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स या मैक्सिमम वर्टिकल पूल कर लोगे। अगर मैक्सिमम वर्टिकल पूल होता है या मीन वर्टिकल पूल या मैक्सिमम वर्टिकल पूल अगर 2 सेंटीमीटर से कम का होता है तो वो क्या होता है, ओलिगोआर्ट्रोमनियास। 8 से ज़्यादा है तो पोलीआर्ट्रोमनियास है। अगर AFI क्या होता है, अगर आपका लाइक हम कह सकते हैं कि 5 से कम है तो वो क्या होता है, ओलिगोआर्ट्रोमनियास। 25 से ज़्यादा है तो पोलीआर्ट्रोमनियास होता है। इसके बाद ट्रिपल टेस्ट, क्वाड्रपल टेस्ट, डबल टेस्ट न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी डाउन सिंड्रोम में करते हैं। न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी डाउन सिंड्रोम में करते हैं, वैल्यू दोबारा बता चुका हूँ। अगर 45 का CRL होता है ना तो उसकी वैल्यू होती है 2.1 होती है, आई थिंक 2.1 होती है अगर CRL 45 किया, और अगर CRL अगर 84 किया तो 2.7 होती है। क्लियर, आपने रट्टा मार लेना, ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते होते हैं, लाइक मैनेजमेंट ऑफ टीन प्रेगनेंसी विद द फर्स्ट ब्रीच है। ओके, अगर फर्स्ट ब्रीच आ चुका है तो इस केस में क्या मैनेजमेंट होती है। ओके, अगर पहले ही ब्रीच आ चुकी है तो आपने क्या करना होता है, सिजेरियन सेक्शन करना होता है। लेकिन अगर कहने का मतलब है कि अगर पहला किफैलिक आ जाता है तो इस केस में आपने वजाइनल डिलीवरी कर सकते होते हैं। अगर पहला किफैलिक है और दूसरा आपका ट्रांसवर्स लाइन में पड़ा हुआ है तो आप मेनूवर परफॉर्म करते होते हैं। ओके, उस मेनूवर को क्या बोलते हैं, इंटरनल पोडालिक वर्डियन आप करते होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया। एक्सटर्नल किफैलिक वर्डियन तो आप इसमें करते थे, लाइक किस में करते थे, ब्रीच में करते थे। नेक्स्ट आगे चलते होते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को अगर आपने प्रिवेंट करना तो आपने फोलेट देना होता है। कितनी डोज दोगे, अगर प्रिवेंट करना है तो 400 माइक्रोग्राम है, अगर रिकरेंस को प्रिवेंट करना है तो फिर आपने 4 मिलीग्राम देना होता है। सिकल सेल एनीमिया तो आपने 5 मिलीग्राम देना होता है। ओके, इसके बाद बेस्ट पैरामीटर टू डिटर्मिनेशन ऑफ साइज इन द अल्ट्रासोनोग्राम, साइज को देखने के लिए, बच्चे के साइज को देखने के लिए, मैक्रोसोमिया को असेस करने के लिए एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस है। अगर यहाँ पे ऑप्शन होता एज को देखने के लिए तो आपका CRL सबसे बेस्ट होती है, जो कि 11 to 13 वीक्स प्लस 6 डेज में करते होते हैं। 14 to 20 में हम क्या करते होते हैं, लाइक हेड सर्कमफ्रेंस है। ओके, इसके बाद है कि जो सिम्फिजियो फंडल हाइट होती है ना, ओके, वो जेस्टेशनल एज के बराबर हो जाती है एट 20 वीक्स पर। ओके, और अम्ब्लाइकस तक पहुंच जाती है, आई थिंक 24 वीक्स तक पहुंच जाती होती है। फिर इसके बाद 1 सेंटीमीटर तक बढ़ती होती है। डैट मीन्स अगर 36 वीक्स है तो ये सिम्फिजियो फंडल हाइट है ना 36 सेंटीमीटर होगी +-2। इसके बाद है नॉट काज बाय एमनियोटमी। ओके, एमनियोटमी की वजह से यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन नहीं हो सकता। यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन तो ऑक्सीटोसिन ज़्यादा देने की वजह से होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन 5 से ज़्यादा हो जाती है। क्लियर, इन 10 मिनट्स। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, लॉफसेट मनोवर। लॉफसेट मनोवर, ये 4 तरह के मनोवर्स होते हैं जो आपने करने होते हैं किसके अंदर, ब्रीच वजाइनल डिलीवरी के अंदर। फॉर एग्जांपल, पहले बटक्स को डिलीवर किया, फिर दूसरे स्टेप पे आपने क्या करना है, लेग्स को, लोअर बॉडी को डिलीवर करना है। मनोवर है पिनार्ड मनोवर। पिनार्ड एक और जगह पे भी इस्तेमाल होता है, पिनार्ड स्टेथोस्कोप, जो कि फीटल हार्ट रेट के लिए इस्तेमाल होता है। तीसरा आपने क्या करना होता है, शोल्डर को डिलीवर करना होता है। शोल्डर को कैसे डिलीवर करोगे, लॉफसेट मनोवर से। उसके बाद आपने हेड को डिलीवर करना होता है, मॉरिशूज स्मैली वीट मनोवर से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लाइक डज नॉट काज राइज इन द अल्फा फीटोप्रोटीन। अल्फा फीटोप्रोटीन एड्रीनल हाइपरप्लेजिया में देखने को नहीं मिलता होता। एड्रीनल जो अल्फा फीटोप्रोटीन है ना, अगर बढ़ जाता है तो न्यूरल ट्यूब इफेक्ट है, कम हो गया तो डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। क्लियर, इसके बाद है कि 12 वीक प्रेगनेंसी के अंदर जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, पेल्विक एग्जामिनेशन नहीं करेंगे फॉर द यूट्रस साइज, ये नहीं करते होते। अगर LMP 20 मार्च है, 1 सेकंड, मेरा फार्मूला अप्लाई करो, 7 प्लस कर दो तो बन जाएगा 27 बन जाएगा, और 3 महीने पीछे जाओ, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, तो दिसंबर वगैरह बन जाएगा। फर्स्ट एंटीनेटल विजिट है तो इसमें आपने प्रेगनेंसी को कंफर्म करना होता है। क्लियर, ठीक हो गया। और एंटीनेटल विजिट में ना WHO के मुताबिक मिनिमम 5 करने होते हैं। पहला तो बुकिंग आ जाएगा, दूसरा 16 पे आ जाएगा, तीसरा 20 से लेकर 24 है, चौथा 28 से लेकर 32 है। नहीं, बल्कि मैं थोड़ी तरतीब ख़राब नहीं बता रहा। ओके, पहले तो आपने बुकिंग विजिट आ जाएगा, दूसरा 16 पे आ जाएगा, तीसरा 24 से लेकर 28 में, चौथा आपका 32 से लेकर 36 में, और पाँचवा 40 पे देखने को मिलता है। अगर नाइस गाइडलाइंस के फॉलो कर रहे हो तो उसमें बहुत सारे विजिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने आप को सिनारियो देता हूँ, अगर कुछ 7th वीक भी आई है तो पहले तो वही हो जाएगा, बुकिंग विजिट हो जाएगा। फिर आपने डेटिंग स्कैन वाले पे कराना है, डेटिंग स्कैन 11 to 14 में करते हैं। फिर 16 पे आपने बुलाना है, फिर आपने नॉर्मली स्कैन वाले पे बुलाना है 18 से लेकर 22 पर। फिर आपने 3 ऐड करने हैं, 25, 28, 31, 34। ओके, 34 पे आपने 2 ऐड करने हैं, 36, 38, 40, और एक ऐड करना है 41। तो ये तरतीब हो जाती है। ये पूरा UQ भी था मेरे ख्याल से। इसके बाद नेक्स्ट है स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस, आपको मोलर प्रेगनेंसी में देखने को मिलती है। अब मोलर प्रेगनेंसी, आई डोंट थिंक सो ये ऑप्स का सवाल है, ये तो गायनी का सवाल है। हाँ, मोलर प्रेगनेंसी की वजह से आपको हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम हो सकता है। 3 हार्मोन ज़्यादा होते हैं, बीटा CG, ईस्ट्रोजन और थायरॉक्सिन की वजह से। और ट्रीटमेंट के अंदर हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम की ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, प्रोमेथाजिन, साइक्लिजिन इस्तेमाल करते हैं, मेटाक्लोप्रामाइड इस्तेमाल करते हैं, स्टीरॉइड इस्तेमाल करते होते हैं। उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, मिलोरी वी सिंड्रोम आ जाता है, प्री टर्म बर्थ हो सकता होता है। क्लियर, और क्या आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती होती है, लाइक B1 की डेफिशिएंसी, वर्निकिज एन्सेफलोपैथी हो जाती है। इसके बाद थैलेसीमिया मेजर होने के चांसेस क्या होते हैं, 25% होती है। CVS इज नॉट डन बिफोर 10th वीक है, तो ये रट्टा मार लो, CVS होता है 11 वीक पे या 10 वीक पे कर सकते हैं। एमनियोसेंटेसिस 15वें पे करते हैं, कोटोसेंटेसिस 20 वीक पे करते होते हैं। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं, लाइक
ओके, और नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। ओके, आर एच एंटी नेगेटिव है तो मतलब अगर आर एच नेगेटिव आता है तो आपने एंटी डी की प्रोफाइलेक्सिस देनी होती है, तो आपको ऑलरेडी मैं एक्स्ट्रा से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपने 28 पे देनी है, 28 और 34 पे देनी है, और विद इन द 72 आवर्स डिलीवरी होती है। वजाइनल डिलीवरी इन द ट्विन प्रेगनेंसी। ओके, अगर दोनों ट्विन में किफालिक प्रेजेंटेशन है, इस केस में आपने वजाइनल डिलीवरी करानी होती है। डेटिंग स्कैन 11 to 14 वीक में करते हैं कि क्या क्या फायदे होते हैं, वाइबिलिटी को चेक करने के लिए, फीटल साइज और ग्रोथ को देखने के लिए, जेस्टेशनल एज को मेजर करने के लिए, मल्टीपल प्रेगनेंसी को डायग्नोस करने के लिए, फीटल एब्नॉर्मैलिटी को डायग्नोस करने के लिए, प्लेसेंटा को लोकलाइज करने के लिए, और अमनियोटिक फ्लूइड की असेसमेंट वगैरह करने के लिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होती है। प्रोफाइलेक्सिस विल बी गिवन। ओके, कब देंगे प्रोफाइलेक्सिस? जब आर एच नेगेटिव और बेबी आर एच पॉजिटिव हो, या अगर कोई सेंसिटाइजिंग इवेंट है जो आपको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था, डिलीवरी या कोई इन्वेसिव टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे, कोई ट्रॉमा हुआ है, फीटल मैटरनल हैमरेज हो चुका है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है या मिसकैरेज हो चुका है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी है, उस केस में आपने देना होता है। ओके, इसके बाद है वुमन जिसको ट्विन प्रेगनेंसी, उसमें लैम्डा या टी साइन है। जो लैम्डा साइन होता है, लैम्डा साइन या पीक साइन आपको देखने को मिलता है डाइकोरियोनिक में, जो टी साइन होते हैं मोनोकोरियोनिक में देखने को मिलता होता है। क्लियर? ठीक हो गया। तो जो कोरियोनिसिटी को बेस्ट स्टैब्लिश करने के लिए आपने 10th वीक पे अल्ट्रासाउंड कराना होता है। क्लियर? 10th वीक पे आपने अल्ट्रासाउंड कराना होता है कोरियोनिसिटी को इस्टेब्लिश करवाने के लिए। क्लियर? ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ओके, 10 to 14 वीक्स होता है वैसे बेस्ट, लाइक जो आपका डेटिंग स्कैन होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। माइल्ड ब्लीडिंग है, लोअर एब्डोमिनल पेन है। क्लियर? और मेम्ब्रेन सर्वाइकल ओस से नजर आना शुरू हो गई है, लेकिन कोई फीटल हार्ट की एक्टिविटी भी नहीं है, फीटल पोल 25% डिसअपेयर है, तो ये इनकम्प्लीट मिसकैरेज है, रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आपको देखने को मिल रही है। लेकिन ये तो गायनी का सवाल है। आर एच नेगेटिव है, ब्लड ग्रुप अनमैच है विद हस्बैंड है, तो आपने एंटी 28 वीक पर एक सिंगल डोज देनी है, या फिर आप 28 या 34 पे देते हैं, या विद इन द 72 आवर ऑफ डिलीवरी है। इंसिडेंस ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन, तो जो ब्रीच प्रेजेंटेशन का जो इंसिडेंस होता है वो कितना है? ओके, 3 to 4% है। ओके, इस तरह के भी एमसीक्यू आते हैं प्रॉफ में, आई डोंट थिंक सो कि इस तरह के भी, लेकिन मुझे पता है ओप्स है तो आ सकते हैं। ओके, और ओप्स है और अगर यूएच ऐसा बनाने वाला तो फिर कुछ भी आ सकता होता है। ओके, फिर तो सवाल ये भी आ सकता है कि क्या मेल में सिजेरियन सेक्शन हो सकता है या मेल में वजाइनल डिलीवरी हो सकती है, और आपने सही ऑप्शन लगा देना है। ठीक हो गया? तो मतलब किस तरह के भी एमसीक्यू आ सकते होते हैं ओप्स के अंदर। अब ये जो एमसीक्यू है इसमें तो आपने तुक्का ही मारना है सिर्फ। ठीक है, तो 3% में आपको देखने को मिलती होती है। ज़्यादा कॉमन कौन सी है? एक्सटेंडेड ब्रीच होती है, बाकी फ्लेक्स्ड होती है, फुटिलिंग ब्रीच होती है। क्लियर? और इस फैक्टर क्या होते हैं इसके ब्रीच प्रेजेंटेशन के? मैटरनल फैक्टर के अंदर फाइब्रॉइड, यूट्राइन एब्नॉर्मैलिटी, ओलिगोआट्रोमनियास, पॉलीआट्रोमनियास, और फीटल में क्या होगा? मल्टीपल प्रेगनेंसी, एनेंसेफली, न्यूरोमस्कुलर कंडीशन होती है। क्लियर? ओके, आगे चलते होते हैं हम। ओके, थोड़ा सा हमें स्पीड मारनी पड़ेगी क्योंकि मुझे पता है अगर मुझे पूरी रात लगानी पड़ जाएगी इसके ऊपर। ओके, तो हमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इंसिडेंस ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन हो गया। पी के लैम्डा साइन आपको डाइकोरियोनिक में देखने को मिलता होता है। अल्ट्रासाउंड ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी, वन सेकेंड, पी के लैम्डा साइन आपको मोनो डाइकोरियोनिक में, और जो टी साइन होते हैं मोनोकोरियोनिक में देखने को मिलता होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं फोलेट की जो डोज होती है ना, ये आपने 12 हफ्तों से प्री कॉन्सेप्शन आपने स्टार्ट करना 3 मंथ्स पहले, और आपने 12 हफ्तों तक कंटिन्यू करनी होती है। ठीक है? 400 आ जाएगा। ओके, माइक्रोग्राम आ जाता है। ओके, अप टू 20 वीक्स होता है। अप टू द 20 वीक्स जो मेथड यूज फॉर द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी वो क्या होता है? अल्ट्रासाउंड होती है। ठीक हो गया? 11 to 13 वीक्स के अंदर आप क्या इस्तेमाल करते थे? CRL करते थे। 14 to 20 के अंदर आप क्या करते हो? यूज़ करते थे हेड सर्कमफ्रेंस है। गैस्ट्रोसाइसिस के लिए मेनली अल्ट्रासाउंड आपने करना होता है। अल्ट्रासाउंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए, गैस्ट्रोसाइसिस के लिए, और ट्विन टू ट्विन ट्रांसफियन सिंड्रोम को डायग्नोस करने के लिए होता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरमेसिस ग्रेविटर, वर्निकेज एंसेफलोपैथी, पीरियड टर्म बर्थ है, और बिलोरी वी स्टेयर हो सकता है। बेस्ट टेस्ट एट 11 वीक तो कौन सा होता है? इन्वेसिव के अंदर आपका CVS आ जाता होता है। सोर्स टू आइडेंटिफाई ब्लीडिंग इन द प्रेग्नेंट मदर, तो आप डॉपलर अल्ट्रासाउंड करा लोगे या सिंपल अल्ट्रासाउंड करा लोगे। अगर प्रीवियस मिसकैरेज हो चुका है तो अपने आर स्टेटस और फादर को देखना होता है, सबसे पहला स्टेप ये होता है। ओके, और अगर RH पॉजिटिव था फिर आपने नेक्स्ट स्टेप क्या कराना होता है? आपने ना NTD का लेवल कराना होता है। अगर 4 से कम है तो डिजीज ना के बराबर है, 4 से 15 तो मॉडरेट रिस्क है, 15 से ज़्यादा का तो हाई रिस्क होता है। क्लियर? इसके बाद नॉर्मली स्कैन होता है। नॉर्मली स्कैन आपका 18 से 22 में होता है। डेटिंग स्कैन 11 to 14 में होता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से ना ऑलमोस्ट सारी प्रेगनेंसी की जो कॉम्प्लिकेशन ऑफ सारी एग्जैजुरेट हो जाती होती है। ओके, लाइक इसमें एक कॉम्प्लिकेशन इसने लिख दिया प्री टर्म डिलीवरी क्यों हो जाएगी? ड्यू टू यूट्राइन स्टिमुलेशन है। अब मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? लाइक रट्टा मार लेना कि जो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? माँ को हाइपरमेसिस ग्रेविटी होगा, अनीमिया हो सकता है, प्री क्लैम्शिया देखने को मिल सकता है, GDM हो सकता है, पोलीआर्ट्रोमियास हो सकता है, APH और PPH के चांसेस आपको ज़्यादा आपको देखने को मिल सकते होते हैं। क्लियर? सही हो गया? ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। ओके, ट्विन प्रेगनेंसी है लेकिन जो सेकंड ट्विन है वो ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन है। ओके, ट्विन प्रेगनेंसी है लेकिन जो सेकंड ट्विन है वो ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन है। ओके, अगर सेकंड ट्विन नॉन वर्टेक्स होता है तो उसमें वजाइनल डिलीवरी तो कर सकते होते हैं। ओके, लेकिन अगर सेकंड ट्विन ब्रीच है, लेकिन अगर ट्विन ट्रांसवर्स है
तो इंटरनल प्रोडालिक वर्जन नहीं करते होते, यहाँ पे लिखा हुआ इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन होता है अनलेस एंड अनटिल कोई फीटल डिस्ट्रेस ना हो। लेकिन अगर फर्स्ट ट्रेन किफालिक था, सेकंड ट्रेन था ट्रांसवर्स था, पहले आपने एक्सटर्नल किफालिक वर्जन करना होता है। लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो इंटरनल प्रोडालिक वर्जन आपने करना होता है। आई थिंक आंसर इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए था। ओके, देख लेना फिर भी डिपेंडिंग अपॉन स्टेटमेंट क्या होते हैं। मिनिमम 5 विजिट चाहिए WHO के मुताबिक। पहले तो आपने इनिशियल कॉन्टैक्ट पे आ गया, दूसरा आपने रट्टा मार देना, दूसरा क्या बताया था आपको, लाइक 16 वीक पे होता है, तीसरा आपने रट्टा मारना है। ओके, 24 से लेकर 28 पे होता है, चौथा 32 से लेकर 36 पे होता है, पांचवा 40 वीक पे आपको देखने को मिलता होता है। चांसेस ऑफ फीटस डेवलपिंग द थैलेसीमिया मेजर 25% होता है। ओके, मैनेजमेंट ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन विद नो रिस्क फैक्टर तो एक्सटर्नल के फालिक वर्जन करना होता है, 37 वीक पे करते हैं, 50% इसका सक्सेस रेट होता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट इन पेशेंट विद ट्विन प्रेगनेंसी या फर्स्ट ट्विन डिलीवर हो चुका है लेकिन सेकंड ट्विन ब्रीच है, उसमें डिसलेरेशन आना शुरू हो गया। ठीक हो गया। ओके, ठीक हो गया। तो बेस्ट आंसर क्या होगा कि इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करना होता है। क्यों? क्योंकि डिसेलरेशन आना शुरू हो गया है, फीटल डिस्टेंस हो गया। अर्लीस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर डाउन सिंड्रोम क्या होता है? अर्लीस्ट मतलब 11वें हफ्ते पे या 10वें हफ्ते पर। बेस्ट टेस्ट डन अराउंड द 11 वीक तो वो सीवियस होता है, 10 से पहले कभी भी नहीं करना होता है। एमनियोसेंटेसिस 15वें पे करते हैं, कोर्डोसेंटेसिस 20 वीक पे करते हैं। डेटिंग अल्ट्रासाउंड होता है 11 to 14 वीक्स में करते हैं। नॉर्मली स्कैन 18 से लेकर 22 पे करते होते हैं। ओके, ठीक हो गया। बेस्ट आपकी इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड होती है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी प्री मेच्योरिटी या प्री टर्म बर्थ होती है। पी के लैम्डा साइन आपको देखने को मिलता होता है, लाइक डाइकोरियोनिक के अंदर, जबकि मोनोकोरियोनिक में टी साइन आपको देखने को मिलता होता है। ट्विन टू ट्विन ट्रांसफेरेंस सिंड्रोम जो आपको मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। थैलेसीमिया का जो ट्रांसमिशन रेट 25% होता है। टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आपने 400 माइक्रोग्राम देनी है अंटिल 12 वीक है। और अगर एंटी एपिलेप्टिक पेशेंट है या सिकल सेल एनीमिया तो आपने 5 मिलीग्राम देनी होती है। अल्फा फीटोप्रोटीन स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। डाउन सिंड्रोम में कम हो जाता है और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में बढ़ जाता होता है। क्लियर? ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। उसके बाद मेथड्स ऑफ असेसमेंट इन द फीटल वेलबींग है, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। न्यूरुलेशन, डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। ऐसा लग रहा है कि एम्ब्रियो का सवाल आना शुरू हो गया है। थर्ड वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ में आपको न्यूरुलेशन आपको देखने को मिलती होती है। ओके, स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद है थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट है, यानी जो 3rd to 8 वीक है ना, ये ऑर्गेनोजेनेसिस वाला होता है। कौन सा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा? ओके, प्राइमरी यॉर्क सैक नहीं बनता। ओके, प्राइमरी यॉर्क सैक तो मेरे ख्याल सबसे पहले बन जाता होता है। ओके, सही है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि जो अल्ट्रासाउंड मार्कर है मैयर्ड बिफोर द 12 वीक ऑफ जेस्टेशन टू मैयर द जेस्टेशनल एज 11 से लेकर 13 वीक्स प्लस 6 डेज, उसमें आप क्या इस्तेमाल करते होते हैं? CRL देखते होते हैं। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर चलते हैं। मोस्ट ओमिनियस साइन ऑफ इम्पेंडिंग फीटल डिमाइस है, जिसको आप डॉपलर अल्ट्रासाउंड से पकड़ सकते हैं। ओके, ठीक हो गया। तो वो क्या होता है? एब्सेंट, डिक्रीज या रिवर्स एंड डायस्टोलिक फ्लो, खासतौर पे अम्बिलिकल आर्टरी में। और जो हम डॉपलर होता है ना, 3 तरह की आर्टरीज का लेते हैं, अम्बिलिकल आर्टरी का, यूट्राइन आर्टरी का, मिडल सेरेब्रल आर्टरी का। जो MCA का होता है, मिडल सेरेब्रल आर्टरी का डॉपलर होता है, इसमें पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी को देखते होते हैं एनीमिया के केस में। फॉर एग्जांपल RH आइसोमिलाइजेशन है। और अगर कहने का मतलब है कि अगर अम्बिलिकल आर्टरी का डॉपलर कराना है तो वो किस कंडीशन में कराते हैं? FGR में कराते हैं। और इसके अलावा जो आपका यूट्राइन आर्टरी का डॉपलर होता है, पीक क्लैम्शिया वगैरह में कराते होते हैं। क्लियर? ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्ट्रासाउंड पैरामीटर ऑफ फीटल ग्रोथ असेसमेंट इन द 3rd ट्राइमेस्टर। तो 3rd ट्राइमेस्टर में कौन सा ओके यूज़ नहीं करते होते? ओके, तो बाईपैराइटल डायमीटर मेरे ख्याल से इस्तेमाल नहीं करते होते। नहीं, सॉरी, प्लेसेंटल वॉल्यूम है। ओके, प्लेसेंटल वॉल्यूम तो अल्ट्रासोनोग्राफिक पैरामीटर में इस्तेमाल नहीं होता, बाकी सारे इस्तेमाल हो सकते हैं। ओके, ठीक हो गया। स्पेसिफिक टेस्ट फॉर फीटल वेलबींग इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, उसमें फीटल किक काउंटिंग आ जाती होती। ओके, तो फीटल वेलबींग को देखने के लिए क्या क्या करा सकते हैं? और हार्ट रेट को देखने के लिए आप पिनार्ड स्टेथोस्कोप या CTG करा सकते होते हैं, बायोफिजिकल प्रोफाइल करा सकते होते हैं, डॉपलर अल्ट्रासाउंड वगैरह करा सकते होते हैं, और फीटल स्काल ब्लड सैम्पलिंग वगैरह करा सकते होते हैं, लेकिन फीटल किक काउंट नहीं करते होते। मोस्ट कॉमन काज ऑफ पेरीनेटल मोर्टेलिटी क्या होते हैं? बर्थ एस्फिक्सिया या प्री टर्म बर्थ होती है। वैसे पहले लिखा था प्री टर्म बर्थ, लेकिन अब यहाँ पे इसने बर्थ एस्फिक्सिया लिख दिया। ओके, मान लेते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आ जाते होते हैं। एक फीमेल है जिसको ना माइट्रल स्टेनोसिस है। ओके, माइट्रल स्टेनोसिस वाले पेशेंट में आपने क्या कराना होता है? इकोकार्डियोग्राफी करानी होती है। और फीटल इकोकार्डियोग्राफी कब कराते होते हैं? लाइक इसका एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन था, लाइक मैं खुद भूल गया, मेरे ख्याल से 20 से लेकर 22वें हफ्ते पे कराते होते हैं इकोकार्डियोग्राफी। ठीक हो गया। ओके, तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा आपका फीटल इको 22 से लेकर 24 में कराते होते हैं, 22 से लेकर 24 में। ठीक हो गया। और कौन सी हाई रिस्क मैटरनल कंडीशन होती है? निमोनिक स्काल्प। ओके, एस से होता है सिस्टमिक वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन, C से साइनोटिक हार्ट डिजीज है, A से आपका आयोटिक पैथोलॉजी होता है, L से लेफ्ट हार्ट के ऑब्स्ट्रक्टिव लेगिन, और P से पल्मोनरी हाइपरटेंशन आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर चलते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जो एनसेड होती है, एनसेड यूज़ करने की वजह से क्या होता है? डक्टस आर्टरियोसिस का प्री मेच्योर क्लोजर हो सकता है। तो बेस्ट आंसर क्या होगा? डेल्टा होगा, सॉरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते होती है। ओके, तो कौन सा साइन है CTG में जो कि फीटल कंप्रोमाइज़ को शो करता है? वो डिसेलरेशन आ जाती है। अगर कोई टैकीकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया, वेरिएबिलिटी गायब हो गया, एक्सेलरेशन गायब हो गया, डिसेलरेशन आना शुरू हो गया। जो डिसेलरेशन होती है 3 तरह की होती है, अर्ली, लेट और वेरिएबल होती है। जो अर्ली होती है हेड की कंप्रेशन की वजह से, लेट होती है यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से, जो वेरिएबल होती है या कोड की कंप्रेशन की वजह से देखने को मिलती होती है। इसके बाद आपने यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है? बायोफिजिकल प्रोफाइल करना होता है। बायोफिजिकल प्रोफाइल में 5 चीज़ें होती है। नंबर 1 आपने रट्टा मारना है कि नॉन स्ट्रेस CTG होता है। नंबर 2 आपका क्या होता है? लाइक एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम होता है। नंबर 3 आपका
का होता है फीटल टोन, ब्रीदिंग मूवमेंट और बॉडी मूवमेंट आ जाती हैं। तो इस केस में क्या होगा, दो चीज़ें 0 में चली गई है। नॉर्मली 0 to 4 एबनॉर्मल होता है, 6 का आपका क्या होता है इक्विवोकल होता है, कंफ्यूज होता है, दोबारा कराना होता है, और 8 से लेकर 10 आ रहा है तो इसका मतलब ठीक होता है। अब इस सिनेरियो में देखो या इस ऑप्शन में देखो, ओके लाइक फिर लिम्ब की फ्लेक्शन नहीं हो पा रही, और जो एमनियोटिक फ्लूइड का पॉकेट है वो भी 1 सेंटीमीटर से कम है, यानी 2 पैरामीटर 0 है, तो बाकी 6 आ जाएगा आंसर इसका। ओके तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद एपगार स्कोर आ गया। एपगार स्कोर अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमेंस, एक्टिविटी, रेस्पिरेशन है। अब इस केस में देखो हर एक पैरामीटर के पूरे पूरे पॉइंट्स है, लेकिन आप देखो ना साइनोसिस वाला पॉइंट है कि उसकी एक्सट्रीमिटीज ब्लू है, बॉडी पिंक है, तो ये क्या होता है 9 आ जाएगा। पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट में ना डेथ विद इन फर्स्ट वीक आफ्टर द बर्थ, ये तो अर्ली होती है। ओके नहीं, ये तो अर्ली न्यूनेटल होती है। आई थिंक मुझे सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे। अल्फा नहीं हो सकता, बीटा भी नहीं हो सकता, चार्ली भी नहीं हो सकता। ओके इसमें तो कोई भी सही नहीं हो सकता, लेकिन पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट के अंदर अर्ली न्यूनेटल डेथ आती है, तो आई थिंक बीटा ही सेलेक्ट कर सकते हैं, बाकी कोई भी सही नहीं बन सकता। इसके बाद नेक्स्ट है कि ओके जेस्टेशनल एज को मेजर करने के लिए आप CRL देखते होते हैं 11 to 13 वीक्स प्लस 6 डेज में करते हैं। 14 to 20 में आप क्या देखते होते हैं, हेड सर्कमफ्रेंस को देखते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 वगैरह को स्टार्ट करते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है ओके क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आ जाओ। ओके फीटल मूवमेंट रिड्यूस होना शुरू हो गया। नंबर 1 फीटल मूवमेंट डिक्रीज है और आपको ओलिगोआर्ट्रोमियास पे मिलना शुरू हो गया है। ओके ठीक हो गया, तो इसका क्या मतलब होता है, IUGR हो चुका है। IUGR या FGR का मतलब है फेलियर ऑफ फीटस टू अचीव इट्स जेनेटिक ग्रोथ पोटेंशियल, जबकि SGA क्या होता है लेस देन 10th परसेंटाइल जो का बर्थ वेट होता है। इसके बाद नेक्स्ट है पोलीआर्ट्रोमियास में जो एसोसिएटेड फीटल अनॉमलीज होती है। ओके विद दिस कंडीशन तो क्या हो सकती है आपको इसोफेजियल एट्रेजिया। ओके ठीक हो गया, इसोफेजियल एट्रेजिया। जो पोलीआर्ट्रोमियास की कॉजेज को अपने दो में डिवाइड करना है, मैटरनल और फीटल हो जाती है। पोलीआर्ट्रोमियास कब लेबल करते हैं, जब EFI 25 से सेंटर, तो EFI नहीं बोल रहा, EFI एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स अगर 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा का हो, या मैक्सिमम वर्टिकल पूल 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा का हो, और इसकी कॉजेज को दो में डिवाइड करना है। ओके मैटरनल और फीटल होती है। मैटरनल के अंदर आपका आता है लाइक कोरियन जियोमा, IV फिस्टुला, AV फिस्टुला आ जाएगा, पीस आपका हो जाएगा लाइक प्लेसेंटा रिलेटेड इशू है। ओके क्लियर, और डायबिटीज़ आ जाएगा। और आपके जो फीटल रिलेटेड होती है, फीटस में क्या हो सकता है, नंबर 1 है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी है, खासतौर पर ट्विन प्रेगनेंसी में आपको देखने को मिलता होता है। ओके ठीक हो गया। नंबर 1 है कि एनेंसेफली या ब्रेन ही नहीं है, या रिफ्लेक्स का मैकेनिज्म ही नहीं है, स्वालो नहीं कर सकता, या फिर इसोफेजियल एट्रेजिया या डूडिनल एट्रेजिया होता है। इसके बाद है कि CTG में कौन सा साइन है जो कि फीटल वेलबींग को दिखाता है, एक्सेलरेशन है। नॉर्मल CTG में 4 चीज़ें होती है। ओके बेसलाइन हार्ट रेट, बेसलाइन वेरिएबिलिटी, एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन होता है। बेसलाइन हार्ट रेट नॉर्मल 110 से लेकर 160 का होता है। बेसलाइन वेरिएबिलिटी 10 से लेकर 25 की होती है। एक्सेलरेशन की होती है 2 या 2 से ज़्यादा इन 30 मिनट्स होती है। क्लियर ठीक हो गया। और तीसरा डिसेलरेशन आपको देखने को नहीं मिलती होती। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। वेट को देखने के लिए जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होती है वो कौन सी होती है, अल्ट्रासाउंड होती है, जिसमें आप क्या देखते होते हैं, अल्ट्रासाउंड के अंदर आप एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस को देखते होते हैं। इसके बाद है एसिमेट्रिकल IUGR है। एसिमेट्रिकल IUGR आपको यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता है, और जो यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी होती है प्रीक्लैम्सिया की वजह से आपको देखने को मिल सकती है। ओके इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। ओके नेक्स्ट है कि मिस्टर एक्स हैज़ डिलीवर्ड अ बेबी बाय लोअर सेगमेंट सीजेरियन सेक्शन है। ओके ठीक है। अब गार्ड्स को मुझे पूरा अप्लाई करना पड़ेगा। ओके सही है। तो एपगार स्कोर पे आई थिंक मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। एपगार बिशॉप और दूसरा आपका एपगार होता है, बिशॉप होता है, और तीसरा एक और स्कोर भी होता है, बिशॉप स्कोर हो गया, और बायोफिजिकल प्रोफाइल है। इनमें से कोई तीनों में से कोई एक आ सकता होता है। शो फीटल डिवाइस है। फीटल डिवाइस आपको ओलिगोआर्ट्रोमियास में देखने को मिल सकता है। ओलिगोआर्ट्रोमियास की वजह से पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, क्लब फुट आपको देखने को मिलता है। डायलेटेड वेंट्रिकल है और इंक्रीज बाईपैराइटल डायमीटर है, तो हाइड्रोसेफलस में देखने को मिलता है। बायोफिजिकल प्रोफाइल में 5 चीज़ें होती है। नॉन स्ट्रेस CTG, एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम है, फीटल टोन, फीटल बॉडी मूवमेंट और फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट आ जाएगा। अल्टी डिसेलरेशन 3 तरह की होती है। अल्टी डिसेलरेशन हेड की कंप्रेशन की वजह से होती है, जो कि फिजियोलॉजिकल होता है। जो आपकी लेट डिसेलरेशन होती है यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से होती है, वेरिएबल कॉर्ड की कंप्रेशन की वजह से होती है। सिमेट्रिकल IUGR में बॉडी और हेड दोनों छोटा होता है, क्रोमोसोमल अब्नॉर्मैलिटीज की इन्फेक्शन की वजह से देखने को मिलता होता है। क्लियर। पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट के अंदर क्या होता है, स्टिल बर्थ लेना है, अर्ली न्यूनेटल डेथ लेना होता है, और आपने इसको डिवाइड करना है। ओके 1000 से आई थिंक। ओके इसके बाद है कि डिले इन रिमूवल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द एल्विलाई, यानी अगर किसी का सिजेरियन सेक्शन हुआ है, ओके तो क्या होगा, लंग्स से ना जो एल्विलाई से फ्लूइड रिमूव नहीं होगा, जिसकी वजह से ट्रांजिएंट टेकिपनी ऑफ न्यूबॉर्न हो जाएगा। नॉट अ फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड किडनी की डेवलपमेंट नहीं कराता, एमनियोटिक फ्लूइड लंग की डेवलपमेंट कराता होता है, क्लब फुट को प्रिवेंट करता है, DN को प्रिवेंट करता होता है, और फीटस को बचाता होता है मैकेनिकल फोर्स से। पोलीआर्ट्रोमियास पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया से एसोसिएटेड नहीं होता। ओके ओलिगोआर्ट्रोमियास होता है। मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मैलिटी क्या होती है, कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज आपको देखने को मिलती है किस केस में, डायबिटीज वाले केस में। ओके डक्टस आर्टेरियोसिस क्या होता है, फंक्शनली क्लोज हो जाता है विद इन द फ्यू डेज आफ्टर द बर्थ, नॉट अ फीचर ऑफ रिएक्टिव CTG। रिएक्टिव CTG में डिसेलरेशन नहीं देखने को मिलती होती। नॉट अ मेथड ऑफ असेसिंग फीटल ग्रोथ, तो एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम ग्रोथ को देखने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। डज नॉट काज फीटल टैकीकार्डिया। फीटल टैकीकार्डिया हाइड्रोसेफलस की वजह से नहीं हो सकता, बल्कि हाइड्रोसेफलस से तो ब्रेडिकार्डिया आपको देखने को मिल सकता है। टैकीकार्डिया क्यों हो सकता है, बीटा 2 एगोनिस्ट की वजह से हो सकता है, या फिर आपको लाइक एनीमिया की वजह से, ब्लड फ्लो कम होने की वजह से ऐसा देखने को
मिल सकता होता है। 30 वीक अल्ट्रासाउंड क्यों कराते होते हैं? फीटल ग्रोथ या वेलबींग को देखने के लिए करते होते हैं। क्लियर। इसके बाद है जो एबगार स्कोर होता है कब करते हैं? 1 और 5 मिनट्स पे करते होते हैं। अपीयरेंस, पल्स, स्क्रीमेस, एक्टिविटी, रेस्पिरेशन आ जाता है। क्लियर। इसके बाद 7 मंथ प्रेग्नेंट फीमेल है जिसको लोअर एब्डोमिनल पेन है और फीटल कार्डिक एक्टिविटी के लिए जो इन्वेस्टिगेशन होती है ओके वो कौन सी होती है? अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं। अल्ट्रासाउंड के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है? फीटल वायबिलिटी को आपने चेक करना है, लाइक आपने जेस्टेशनल सैक को देखना होता है, यॉर्क सैक को देखना होता है, एम्ब्रियो को देखना होता है और आपने फीटल हार्ट की एक्टिविटी वगैरह को आपने देखना होता है ओके यॉर्क सैक के अंदर ओके क्लियर। ये आपके अल्ट्रासाउंड के यूजेस वगैरह आ जाते होते हैं ओके। जो जेस्टेशनल सैक होता है वो 4 to 5 वीक में आता है। यॉर्क सैक आपका आता होता है 5 वीक के अंदर। एम्ब्रियो 5 to 6 वीक में आता है और फीटल हार्ट बीट होती है वो 6 वीक पे आना शुरू हो जाती है। क्लियर। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं CTG विद एक्सेलरेशन। इसका मतलब है फीटस वेल है। बायोफिजिकल प्रोफाइल यहाँ पे कैलकुलेट करना, आप कैलकुलेट कर लेना। मैनेजमेंट ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, अगर डक्टस आर्टरियोसिस को बंद करना तो आपने इंडोमेथासिन देनी है, खोलना तो आपने प्रोस्टाग्लैंडिन E2 देना होता है ओके। रिससिटेशन कब चाहिए होती है? जब फीटल हार्ट रेट 60 से कम हो जाता है। क्या करोगे? चेस्ट की कंप्रेशन करोगे, उससे भी फायदा नहीं हो रहा तो आपने एपिनेफ्रिन देनी होती है। ये तो न्यूनाटोलॉजिस्ट SCQ आ गया, SCQ नहीं MCQ। कॉज ऑफ ओलिगोट्रोपिनियास रीनल एजेनेसिस की वजह से हो सकता है। अब ओलिगोट्रोपिनियास की कॉजेस को दो में डिवाइड करना है, या तो लाइकर ज़्यादा लीक कर गया या फिर लाइकर की प्रोडक्शन कम है या लीक ज़्यादा कर गया। लीक ज़्यादा कर गया डैट मीन्स प्री प्रोम हो चुका है, प्री ट्रम प्री लेबर अपचर मेम्ब्रेन, या फिर प्रोडक्शन कम है डैट मीन्स या तो रीनल बना ही नहीं, रीनल एजेनेसिस है, या मल्टीसिस्टिक किडनी है, या फिर एंसर्ट इस्तेमाल किया, एंडोमेथासिन आपने इस्तेमाल कर लिया, या फिर और क्या हो सकता है लाइक यूरिनरी ट्रैक की ऑब्स्ट्रक्शन है ओके ये सारे कॉजेज आ जाते होते हैं। क्लियर। और ओलिगोट्रोपिनियास की वजह से पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया और क्लब फुट देखने को मिलता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं अर्ली न्यूनेटल डेथ के अंदर क्या होता है? फर्स्ट वीक में जो डेथ होती है उसको अर्ली न्यूनेटल कहते हैं। जो आपका 7 से लेकर 28 डेज होता है उसको लेट न्यूनेटल डेथ कहते हैं। पोलीआर्ट्रोमियास एंड डायबिटीज होती है, क्या करा सकती होती है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करा सकती होती है। मोस्ट कॉमन तो ये हार्ट डिजीज करवा देती होती है, खासतौर पर VST, TGA और सैक्रल एजेनेसिस करा देती होती है। पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट का फार्मूला कैलकुलेट कर लोगे। स्टिल बर्थ अर्ली न्यूनेटल डेथ है ओके। और डिवाइड करना होता है बाय द सम ऑफ लाइव बर्थ एंड स्टिल बर्थ, बड़ा अजीब सा फार्मूला है ओके। डक्टस विनोसिस को आपने अगर पेटेंट रखना है तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 दे दोगे, बंद करना तो इंडोमेथासिन दे दोगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि नॉर्मल प्राइमरी ग्रेविडा है, लेबर के अंदर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो फीटल असेसमेंट कैसे करोगे? पिनाट स्टेथोस्कोप से करोगे ओके ठीक हो गया। टेम्परेचर ऑफ न्यूबॉर्न 37.5 से लेकर 36.5 से लेकर 37.5 तक होता है। सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन 24 वीक से स्टार्ट हो जाती है। अर्ली न्यूनेटल डेथ फर्स्ट वीक में होती है और ये क्यों हो सकती है? पेरीनेटल मोर्टेलिटी, बर्थ एस्फिक्सिया या प्री मैच्योरिटी की वजह से। वैसे बर्थ एस्फिक्सिया बुक में लिखा हुआ है, CVS 11 वीक में करते होती है। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होता है ओके 10 से लेकर 25 का होता है ओके यानी अगर 10 से 5 से अगर कम हो गया तो ये क्या होता है? ओलिगोट्रोपिनियास, और अगर 25 से ज़्यादा होता है तो वो पोलीआर्ट्रोपिनियास होता है। क्लियर। पोलीआर्ट्रोपिनियास डायबिटीज़ में देखने को मिलता है, डबल बबल्स एंड ड्यूडिनल एट्रेसिया में होता है। कॉज ऑफ ओलिगोट्रोपिनियास रीनल एजेनेसिस होती है। डिनोमिनेटर ऑफ पेरीनेटल मोर्टेलिटी या टोटल लाइफ बर्थ आ जाती है। इंक्रीज एब्डोमिनल डायमीटर ओके इंक्रीज एब्डोमिनल डायमीटर फीटल हार्ट्रोप्स में होता है। फीटल हार्ट्रोप्स दो ही कंडीशन रट्टा मार लेनी है, एक तो आपका होता है ओके पैरोवायरस B19 का जिसको स्लैब चेक सिंड्रोम या फिर एरिथीमा इन्फेक्शियोजम या फिफ्थ डिजीज कहते हैं। दूसरा आपने रट्टा मारना फीटल एनीमिया का साइन होता है जो कि आपको देखने को मिलता है आइसो इम्यूनाइजेशन के अंदर ओके। इसके बाद एज की एस्टिमेशन करनी आफ्टर CRL तो 40 to 20 वीक में अपनी हेड सर्कमफ्रेंस देखनी होती है। डबल बबल्स एंड ड्यूडिनल एट्रेसिया में होता है। नंबर ऑफ डेथ ऑफ न्यूनेट तो न्यूनेटल डेथ रेट आ जाती है। बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर एनेंसेफली क्या होती है? प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दो। इसके अलावा प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं हेल्प सिंड्रोम में, सीवियर प्रीक्लैम्सिया में, एक्लैम्सिया के अंदर या सीवियर एन्यूरिया के अंदर करते होते हैं। वार्निंग साइन इन द पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में जो वार्निंग साइन होता है वो आपको मेकोनियम एस्पिरेशन देखने को मिलता है। पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी कब कहते होते हैं? जब 42 वीक से ज़्यादा टाइम जो हो चुका होता है। क्या एटियोलॉजी होती है? लैक ऑफ नॉर्मली हाई एस्ट्रोजन लेवल होता है ओके ओके या फिर एनेंसेफली या एनेंसेफली एसोसिएटेड विद फीटल एड्रीनल हाइपोप्लेजिया ओके ठीक हो गया। इस केस में भी आपको क्या देखने को मिलता है? पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी आपको देखने को मिलती है। और इनमें क्या हो सकता है? मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम आपको देखने को मिल सकता होता है ओके या मैक्रोसोमिया सिंड्रोम या मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम या डिसमेच्योरिटी सिंड्रोम ये आपको देखने को मिलती है। पहला है मैक्रोसोमिया सिंड्रोम। मैक्रोसोमिया सिंड्रोम में क्या होगा? तो प्लेसेंटा फंक्शन मेंटेन रहेगा तो प्लेसेंटा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा जिसकी वजह से क्या होगा? फीटस का साइज काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो फीटस का साइज बढ़ेगा तो शोल्डर डिस्टोशिया वगैरह हो सकता है, ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हो सकता है, अर्ब्स या कलम की पैरालिसिस देखने को मिल सकती है। डिसमेच्योरिटी सिंड्रोम में क्या होता है? प्लेसेंटा के फंक्शन डिटोरिएट होना शुरू हो जाती है। प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से क्या होगा? मेटाबॉलिक और रिस्पिरेटरी सपोर्ट खत्म हो जाएगी, एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाएगा और इसमें भी C-सेक्शन वगैरह हो जाएगा ड्यू टू नॉन रीअश्योरिंग फीटल हार्ट पैटर्न है। और ओलिगोट्रोपिनियास की वजह से क्या हो सकता है? अम्बिलिकल कॉर्ड की कंप्रेशन आपको देखने को मिल सकती है। क्लियर। ऑलमोस्ट ये पॉइंट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं लाइक
मुझे लगता है इसके 2 पार्ट्स बनाने पड़ेंगे मुझे। ओके, प्रिवेंशन ऑफ एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया इन फीटस। एनोरेक्सिया का मतलब है भूख ना लगना, लेकिन एनोरेक्सिया तो नहीं है यहाँ पर, अनीमिया होगा, अनीमिया इन फीटस। तो एचबीएफ होता है, वार्निंग तो हो गया। ओके, ठीक हो गया। आफ्टर डिलीवरी या 24 घंटों के बाद अगर जो जॉन्डिस होता है ना वो फिजियोलॉजिकल होता है, 24 घंटों के अंदर होता है, वायरस इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से होता है, पैथोलॉजिकल होता है। एक्सेलरेशन क्या इंडिकेट करिए, रिएक्टिव सीटीजी का इंडिकेट करी होती है। ओके, थर्ड ट्राइमेस्टर में आपने एक्यूरेट एज की एस्टिमेशन करनी है, तो वो फीमेल लेंथ होता है। 11 to 13 के अंदर मैं आपको बताया था कि वो सीआरएल होती है। 14 to 20 में आपको क्या होता है, आपका 14 to 20 में मैंने क्या बताया था, हेड सर्कमफ्रेंस है। ठीक हो गया। बेस्ट वे टू असेस फीटल वेलबिंग, तो वह बायोफिजिकल प्रोफाइल होता है, लेकिन लेबर के टाइम पे आपने सीटीजी कराना होता है। जेस्टेशनल एज को देखने के लिए सीआरएल होती है। फीटल कार्डिक एब्नॉर्मेलिटी की स्क्रीनिंग के लिए फीटल इकोकार्डियोग्राम कराते हैं, 22 to 24 वीक में करते हैं। रेशियो ऑफ एचबीएफ टू एचबीए 80 to 20% है, यानी 4 गुना होता है। ओके, इसके बाद चांसेस ऑफ रिकरेंस ऑफ स्पाइना बाइफिटा इन सबसिक्वेंट प्रेगनेंसी 1 सेकंड, इस तरह के चांसेस आ रहे हैं अजीब करीब, तो 1 in 100 होता है, जो कि बेस्ट आंसर क्या है, एग्जैक्ट आंसर 4% है, लेकिन वहाँ पे कोई था ही नहीं, तो ये 1% ही लगा लो। ओके, इसके बाद जेस्टेशनल एज को देखने के लिए आप सीआरएल को देखते होते हैं 10th वीक के ऊपर। बेस्ट वे टू असेस फीटल वेलबिंग बायोफिजिकल प्रोफाइल होता है, इसमें सीटीजी भी आ जाती है, लेकिन लेबर के टाइम पे आपने सिर्फ सीटीजी करानी है। ओवरऑल बेस्ट वे टू असेस एज ऑन द अल्ट्रासाउंड, तो सीआरएल आ जाती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सीआरएल है, सेकंड ट्राइमेस्टर में बाई पैराइटल डायमीटर है। ओके, थर्ड ट्राइमेस्टर में हेड सर्कमफ्रेंस, थर्ड ट्राइमेस्टर में फीमेल लेंथ आ जाती है। हेड सर्कमफ्रेंस 40 to 20 वीक में आता है। एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस तो साइज़ के असेसमेंट के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, हम साइज़ के असेसमेंट क्यों करते होते हैं, एक तो आपका सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल आईयूजीआर को रूल आउट करने के लिए, दूसरा आप करते होते हैं मैक्रोसोमिया को देखने के लिए। पेरीनेटल मोर्टेलिटी में क्या होता है, स्टिल बर्थ, अर्ली न्यूनेटल डेथ डिवाइडेड बाय टोटल बर्थ है, 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। इसके बाद है डक्टस वेनोसिस को अगर पेटेंट रखना तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और बंद करना तो इंडोमेथासिन है। यहाँ पे डक्टस वेनोसिस के बजाय डक्टस आर्टेरियोसिस को लिखना चाहिए था। अब डिसेलेरेशन ऑन सीटीजी 3 में डिवाइड करना है, अर्ली, लेट और वेरिएबल है। अर्ली हेड की कंप्रेशन की वजह से जो कि फिजियोलॉजिकल हो सकता है, लेट वाली आपकी यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से, वेरिएबल वाली कोर्ट के कंप्रेशन की वजह से देखने को मिल सकती होती है। क्लियर? ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारे एमसीक्यूज पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके कितने एमसीक्यू पॉइंट, अच्छे खासे है इसके भी। मेरा दिल नहीं करा वीडियो बनाने का, लेकिन चलो कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 वगैरह पढ़ लेते हैं। मेडिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी है। ओके, तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रेगनेंसी की कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती है जिसको आप रूटीन एंटीनेटल केयर पे दे सकते हैं, कौन सी नहीं दे सकते रूटीन एंटीनेटल केयर पर। ओके, तो आपका आ जाएगा प्लेसेंटल अब्रप्शन। प्लेसेंटल अब्रप्शन को रूटीन केयर पे नहीं दे सकते होते, बाकी सबको आप एटलीस्ट दे सकते होते हैं। इसके बाद है जो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस होती है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस की वजह से होती है, और इंसुलिन की रेजिस्टेंस 4 हार्मोन की वजह से होती है। नंबर 1 प्रोलैक्टिन का ज़्यादा होना, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है, प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल, इंसुलिनेज है और प्रोजेस्टेरोन है। क्लियर? इसके बाद है कि एक पेशेंट है जिसको जीडीएम वगैरह हो सकता है। ओके, अब जीडीएम में क्या आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है, इंट्रापार्टम कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है। ओके, इंट्रापार्टम क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, शोल्डर डिस्टोशिया हो सकता है, ट्रॉमेटिक बर्थ इंजरी हो सकती है। क्लियर? ठीक हो गया। एक बार रट्टा मार लेना कि जो आपका होता है ना जीडीएम या जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस होता है, इसमें 3 तरह की कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलती है, मैटरनल, फीटल और दूसरा न्यूनेटल होता है। न्यूनेटल में सबसे इजी होता है हाइपरबिलिरुबिनीमिया और पोलीसाइथीमिया होता है। ओके, इसके अलावा एक और चीज़ भी रट्टा मार लेना, क्या आपको देखने को मिलता होता है न्यूनेट में, लाइक हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकेलाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, सारी चीज़ें आ जाएगी। ठीक हो गया, हाइपोमैग्नीसीमिया भी हो जाएगा। जबकि मैटरनल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, जीडीएम की वजह से। जीडीएम की वजह से मार में क्या कॉम्प्लिकेशन आपको डेवलप हो सकती है, लाइक इसके 5 पीस आपने रट्टा मार लेने हैं। ओके, एटलीस्ट 5 पीस देख लेने हैं। ठीक हो गया। प्रीक्लैम्सिया हो सकता है, प्रोम हो सकता है, प्री टर्म लेबर है, पॉलीआर्ट्रोमनियास है। ओके, ये कॉम्प्लिकेशन वगैरह, प्रीक्लैम्सिया, प्री टर्म लेबर, ये सब चीज़ें आ सकती होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट फीटल कॉम्प्लिकेशन है। फीटल कॉम्प्लिकेशन के अंदर मैक्रोसोमिया, ट्रॉमेटिक बर्थ इंजरी हो सकती है लेबर के टाइम पर। नेक्स्ट आगे चलते होती है। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर प्रीक्लैम्सिया, तो प्रीक्लैम्सिया का कौन सा रिस्क फैक्टर नहीं होता, मोर देन 10 ईयर्स सिंस द प्रेगनेंसी आपका रिस्क फैक्टर नहीं होता। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होती है। ओके, एक फीमेल है जिसको हेडेक हो रहा है एट द 34 वीक ऑफ प्रेगनेंसी है। हेडेक का मतलब है एंड ऑर्गन डैमेज और ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ है, डैट मीन्स प्री क्लैम्शिया है। अब प्री क्लैम्शिया कौन सी फीमेल में देखने को मिलता होता है, प्री क्लैम्शिया के जो रिस्क फैक्टर होते हैं ना, लाइक प्री क्लैम्शिया कौन सी फीमेल में देखने को मिलता होता है, लाइक सबसे ज़्यादा तो प्राइमरी ग्रेविटा में देखने को मिलता होता है। क्लियर? सही हो गया। इसके अलावा और मुझे देखना पड़ेगा और प्री क्लैम्शिया किन किन में देखने को मिलता है। अच्छा, प्री क्लैम्शिया लेवल करने के लिए ना आपको ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर का चाहिए, 2 सेपरेट ओकेजन के ऊपर 4 घंटों का फासला होना चाहिए, प्रोटीन यूरिया 0.3 ग्राम से ज़्यादा का होना चाहिए पर 24 आवर, और 20 वीक के बाद होना चाहिए। रिस्क फैक्टर के अंदर फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है, मल्टीपैरस है, कोई प्रीवियस हिस्ट्री थी प्री क्लैम्शिया की, या प्री क्लैम्शिया किसी प्रीवियस प्रेगनेंसी के अंदर हो चुका है, 10 ईयर्स सिंस द लास्ट बेबी है, ये भी होता है 10 ईयर्स सिंस द लास्ट बेबी, ये भी रिस्क फैक्टर में लिखा हुआ है बुक में। लेकिन इस केस में, अच्छा वैसे ये बुक में लिखा हुआ है लेकिन इस केस में ये नहीं बनता। ओके, ठीक हो गया। अच्छा चलो मान लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं।
ओके, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक पेशेंट है जिसको ना कहने का मतलब एक फीमेल है जिसकी पास्ट हिस्ट्री के अंदर क्या है, मैक्रोसोमिक बेबी है। जब कोई मैक्रोसोमिक बेबी है, प्रीवियस हिस्ट्री जीडीएम की है, तो इस केस में आपने ओजीटीटी 16 टू 18 वीक में करना होता है। अगर वो abnormal आ जाए तो आपने इसको रिपीट करना 24 टू 28 वीक के अंदर। ये एमसीक्यू पॉइंट था। इसके बाद नेक्स्ट है कि द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द दिस पेशेंट मैनेजमेंट एपिलेप्सी वाले पेशेंट में। ओके, नो चेंज इन मेडिकेशन, कौन सी बात ठीक नहीं है, तो नो चेंज इन मेडिकेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ओके, बात ठीक नहीं है, बल्कि क्या होता है प्रेगनेंसी के अंदर जो एपिलेप्टिक ड्रग है ना, उनका मेटाबॉलिज्म वगैरह बढ़ जाता होता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है आपको चेंज आपको देखने को मिल सकता होता है डोजेस के अंदर। ठीक हो गया। ओके, ये आपने रट्टा मार लेना है। क्लियर। जो एपिलेप्सी होता है ना, ओके, एपिलेप्सी का जो रिस्क होता है वो 3% तक आपको देखने को मिलता है। कॉमन जो कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मलिटी हो सकती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, फेशियल डिफेक्ट, कार्डियक डिफेक्ट, एंटी एपिलेप्टिक की वजह से हो सकती है। क्या मैनेजमेंट होती है एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी की, आपने डोज को वैसे कम करना होता है टू कीप द सीजर फ्री है। मोनोथेरेपी पे शिफ्ट होना होता है, हाई डोज फोलिक एसिड देना होता है एटलीस्ट 3 मंथ्स प्रायर टू द कंसेप्शन है, और डोज को आपने बढ़ाना होता है अगर सीजर की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और एंटी कन्वर्सन ड्रग को आपने छोड़ देना होता है अगर 2 साल तक सीजर नहीं आए हुए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर चलते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मिस एबीसी या 35 ईयर ओल्ड ग्रेविडा 4 पैरालिटी 3 है, उसको एक्सीडेंट हो चुका। ओके, ठीक हो गया। ओके, और विद द हिस्ट्री एक्सीडेंट हुआ, वाटरी वजाइनल डिस्चार्ज आना शुरू हो गया, दैट मीन्स कि उसका ट्रॉमा हो चुका है। ओके, हाई ग्रेड फीवर भी है, टेंडरनेस भी है, तो ये कोरियोमनिनाइटिस में आपको देखने को मिलता है क्लासिकल सिनेरियो। उसके बाद है कि इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है, और प्रेगनेंसी में एक्यूट एब्डोमिनल पेन हो गया। तो प्रेगनेंसी में क्या होता है, फाइब्रॉइड की डीजनरेशन होती है, तो इसका आपने मैनेजमेंट क्या होगा, एनाल्जेसिक देना है, एंटीपायरेटिक आपने दे देना होता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है कि रेस ब्लड प्रेशर और प्रोटीन यूरिया एट द टर्म है, तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट क्या होता है, डेफिनेटली ट्रीटमेंट क्या होगा। ओके, तो ये टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। बाकी आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दे सकते हो, लाइबेटोलोल, मिथाइलडोपा, निफेटिपिन, हाइड्रोलजीन है। इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह दे सकते होते हैं। ओके, इंसिडेंस ऑफ एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया 2 से लेकर 7% होता है। इसको मैं 4-5 मिनट पढ़ चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी तक याद नहीं हुआ। 2 से लेकर 7% होता है, लेकिन आप कभी नहीं भूलेगा। ओके, कैसे नहीं भूलेगा। ओके, बैक्टीरिया बी से बैक्टीरिया, बी 2 से बन रहा है, तो बी मतलब सेकंड नंबर पे आ रहा है तो 2 आ जाएगा, और सिम्प्टोमेटिक यानी सिम्प्टोमेटिक में एस आ रहा है तो 7 आ जाएगा। बड़ी फजूल सी चीज़ बताई है मैंने। इसके बाद नेक्स्ट है ड्रग और चॉइस टू टर्मिनेट अ फिट, तो कौन सी होती है फिट्स के लिए, IV मैग्नीशियम सल्फेट होती है, और अगर ये ज़्यादा हो गया तो आपने 10% ऑफ 10 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट आपने देना होता है, और आपने पटेला के रिफ्लेक्सेस को देखना होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर पेशेंट है जिसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, द ड्रग विच डेट कैन नॉट बी यूज्ड इन हर मैनेजमेंट। वैसे लो मॉलिक्यूलर बट हैपनिंग थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तो कराती नहीं है, लेकिन फिर भी आपने यूज़ नहीं करना, क्यों, ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, एंटीकोगुलेंट है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि कहते हैं कि एक फीमेल आई है 10th वीक ऑफ जेस्टेशन पे आई है, विद ब्लड शुगर नॉर्मल रेंज के अंदर है। गुड डायबिटिक कंट्रोल की वजह से क्या हो सकता है, कॉन्जेनिटल मैलफॉर्मेशन कम से कम हो सकती है, लाइक हार्ट की डिजीज है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, सैक्रल एजेनेसिस या डिसजेनेसिस सिंड्रोम है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। ओके, जो स्मोकिंग होती है ना, स्मोकिंग ओके, एक कंडीशन के रिस्क को कम कर देती है, वो है प्रीक्लेम्शिया। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होती है। ओके, डायबिटिक प्रेग्नेंट लेडी है, उसको प्रूराइटिस हो रहा है, तो डायबिटीज इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है। अगर प्रूराइटिस है और वजाइनल डिस्चार्ज पास हो रहा है तो वो कैंडिडियासिस होता है। मैनेजमेंट ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन हाई रिस्क कंडीशन है। ईसन मैंगल सिंड्रोम हाई रिस्क होता है। फौरन आपने प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन करा देनी होती है। इन्फेंट बॉर्न टू द डायबिटिक मदर है, तो इसमें कॉन्जेनिटल नॉर्मली के लाइक VST के TGA के होने के चांसेस रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं। ओके, प्रूराइटिस है, ट्रंक का और लिम्ब का, स्किन का रैश वगैरह नहीं है, स्टिटोरिया, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट और डार्क यूरिन देखने को मिल रहा है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, प्रूराइटिस है, तो ये इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस में आपको देखने को मिलता होता है। और इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, पीरियड बर्थ होता है, सेप्सिस आपको देखने को मिल सकती होती है। क्लियर। SGA देखने को मिल सकता है, और आपको मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम आपको देखने को मिल सकता होता है। क्लियर, ठीक हो गया। और इसमें जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है, इन्वेस्टिगेशन और चॉइस आप LFT करा लेते हैं, बाइल एसिड वगैरह करा लेते होते हैं, और ट्रीटमेंट के अंदर आप ओर्सो डिऑक्सीकोलिक एसिड और ओबैटिकोलिक एसिड वगैरह करा लेते होते हैं। ओके, क्लियर। और कॉम्प्लिकेशन क्या होती है इसकी, लाइक PSM से रट्टा मारना, प्री टर्म डिलीवरी, स्टिल बर्थ हो सकती है, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम है। इससे मिलता जुलता एक डिजीज है फाइम्फिकस जेस्टेशनिस। इसमें क्लिनिकल असेसमेंट करनी है, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस करना होता है। ट्रीटमेंट में टॉपिकल स्टीरॉइड है और ओरल प्रेडिनिसोलोन है। और प्रेगनेंसी पे क्या इफेक्ट होता है, प्री टर्म डिलीवरी हो सकता है, और स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज आपको देखने को मिल सकती होती है। क्लियर। डायबिटिक प्रेग्नेंट लेडी है जिसको प्रोराइटिस है, तो कैंडिडियासिस की वजह से हो सकता है। काज ऑफ इंक्रीज फिट्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी में इंक्रीज फिट्स क्यों होते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में ना एंटी कन्वर्सन ड्रग का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता होता है, नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मैनेजिंग लेबर। इन केस ऑफ हार्ट डिजीज में, हाइपरटेंशन में एल्गोमेट्रिन ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। कार्बाप्रोस्ट एस्थमा में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। क्लियर, ये कुछ अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट रट्टा मार ले रहे हैं। इफ नो कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर वजाइनल डिलीवरी इन फीमेल ऑफ डायबिटीज, तो आपने क्या करना होता है, डायबिटीज में, प्रीक्लैम्शिया में और इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस में लेबर को इंड्यूस करना 38 वीक के ऊपर। रुबेला की एंटीबॉडी डिटेक्टेड नहीं है, तो रुबेला की वैक्सीनेशन आपने प्रेगनेंसी में नहीं करानी होती, इसके बाद आपने करानी होती है। सस्पेक्टेड सर्वाइकल एब्नॉर्मैलिटी है, तो उसको डायग्नोस करने के लिए आपने सर्वाइकल स्मीयर कराना होता है। हाइपरथायराइडिज्म है, पायरेक्सिया है, चेस्ट पर साइंस और चेस्ट के अंदर साइंस और सिम्टम होना शुरू हो गया, तो ये इसने सीवियर फॉर्म बता दिया, जिसको क्या बोलते हैं, थायराइड स्टॉर्म वगैरह कहते हैं। ओके, सीवियर फॉर्म ऑफ हाइपरथायराइडिज्म इज कॉल्ड थायराइड स्टॉर्म। ओके, ठीक हो गया।
ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अच्छा, कहते हैं कि प्रेगनेंसी के अंदर ना थायराइड के असेसमेंट के लिए आपने टोटल T3 T4 नहीं कराना होता, क्योंकि वो बढ़ जाती है। आपने TSH कराना है, फ्री T3 फ्री T4 कराना होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, TSH कम हो जाता होता है और फ्री T4 बढ़ जाता होता है। फिर इसके बाद फ्री T4 डिक्रीज होना शुरू हो जाता है ग्रेजुअली विद एडवांसिंग जेस्टेशनल एज होता है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था थायराइड स्टॉर्म के बारे में। तो थायराइड स्टॉर्म क्या होता है, सीवियर फॉर्म ऑफ हाइपरथायराइडिज्म होता है। सीवियर फॉर्म ऑफ हाइपरथायराइडिज्म इज कॉल्ड थायराइड स्टॉर्म। क्लियर, सही हो गया। थायराइड स्टॉर्म की क्या मैनेजमेंट आपको देखने को मिलती होती है। ओके, तो थायराइड स्टॉर्म में आपने ये तो सिंपल वो मैनेजमेंट है जो आपके लाइक आप हमने मेडिसिन के अंदर या सर्जरी के अंदर भी पढ़ी हुई है। ओके, अच्छा, थायराइड स्टॉर्म एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। 20 to 50% केसेज में फैटल हो सकती है। ओके, क्यों हो सकती है, अंडर ट्रीटमेंट की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, इसके अलावा लेबर की वजह से हो सकती है, और ये क्लैम्शिया को रिजेंबल करती होती है। ओके, फीचर्स क्या होता है, एक्सेसिव स्वेटिंग होता है, पारेक्सिया होता है, टैकीकार्डिया होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, हाइपरग्लाइसीमिया होता है। ट्रीटमेंट में प्रोपाइल थायोरेसिल, हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, बीटा ब्लॉकर देने हैं, रीहाइड्रेशन देने हैं, डाइजोक्सिन देना है और डायूरेटिक्स आपने देनी होती है। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होती है। ओके, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, ये भी हो गया हमारा। ओके, इफेक्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन ऑन द फीटस। तो अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन की वजह से, प्रीक्लैम्शिया की वजह से IUGR आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो सीवियर प्रीक्लैम्शिया कब लेबल करते होते हैं, अगर ब्लड प्रेशर 160 से ऊपर हो। ठीक हो गया। माइल्ड कब लेबल करते हैं, 140 से लेकर 150 तक। 150 से लेकर 160 हो तो माइल्ड मॉडरेट कहते हैं, 160 से ऊपर हो तो सीवियर कहते होते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर GDM क्या होता है, 24 to 28 में कराते होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया। HbA1c टाइप 1 और टाइप 2 के लिए होता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज इन फीटस तो कार्डिक एनोमलीज होती है। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है, एक पेशेंट है, ओके, लाइक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सीवियर एनीमिया हुआ है, लाइक HbA7 या 7 से कम आपको देखने को मिले और 34 वीक से ज़्यादा का, तो आपने पैक्स ट्रांसफ्यूजन दे रहे हैं। अगर 34 से कम का होता है तो मैं पार एंटीरियर आयरन लिख देता। वजाइनल डिस्चार्ज है, ग्राम नेगेटिव इंट्रासेलुलर डिप्लोकोका है तो नजरिया इग्नोर आ जाएगा। प्री क्लैम्शिया का जो रिस्क फैक्टर नहीं होता वो स्मोकिंग होता है। क्लियर, चॉइस ऑफ ड्रग टू कंट्रोल फिट्स इन प्रेगनेंसी, तो मैग्नीशियम सल्फेट आ जाती है। डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग के लिए, ओके, लाइक अगर मल्टीपल रिस्क फैक्टर है, वैसे जो टेस्ट होता है वो 16 से लेकर 18 में जब करते हैं अगर प्रीवियस हिस्ट्री हो, लेकिन अगर रिस्क फैक्टर है तो आपने 24 to 28 वीक में कराते होते हैं। मैनेजमेंट ऑफ एनीमिया विद सिम्टम, तो क्या होता है, पैक्सल ट्रांसफ्यूजन देनी होती है। टेस्ट टू डायग्नोस GDM, तो GDM को डायग्नोस करने के लिए OGTT वगैरह करा लेते होते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी विद थायरोटॉक्सिकोसिस, थायरोटॉक्सिकोसिस मामले कभी भी रेडियोएक्टिव आयोडीन नहीं देना होता। बेबी बॉर्न टू द डायबिटिक मदर है तो आपने क्या करना होता है, हाइपोग्लाइसीमिया को मॉनिटर करना होता है। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, ओके, इसके अलावा हाइपर बिलिरुबिनीमिया और पॉलीसाइथीमिया यह होता है। ओके, पैरावायरस फीटल हाइड्रोप्स करा देता होता है। एस्थमा में जो डिलीवरी होती है वो अपने नियर टर्म करानी होती है। ओके, BP इन रीनल डिजीज, ओके, 140/90 आपने इसको उससे नीचे रखना होता है। क्लियर, इसके बाद है डायस्टोलिक मर्मर प्रेगनेंसी में, तो ये माइट्रल स्टेनोसिस की वजह से हो सकता है। 2-3 फास्फोग्लिसराइड अगर बढ़ जाए तो ये राइट वर्ड शिफ्ट करा देता होता है। ओके, इसके बाद है GDM है विद प्रीवियस हिस्ट्री है, तो आपने क्या कराना है, पहले ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट 16 to 18 में कराना होता है, और फिर अगर पॉजिटिव आ गया तो आपने क्या कराना होता है, लाइक 24 to 28 में कराना होता है। इंडक्शन ऑफ लेबर डायबिटीज़ में, ओके, प्रीक्लैम्शिया में, और इसके अलावा इंट्राहेपेटिक कोलिस्टिसिस के अंदर आप क्या कराते होते हैं, 38 पे कराते होते हैं। एंटीकोगुलेंट जो प्रेगनेंसी में इस्तेमाल होते हैं वो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन होती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन है, सेकंड के अंदर वारफिरिन होता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में दोबारा लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन आ जाती है। ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन है विद कोलिस्टेसिस ऑफ लीवर आफ्टर द 38 वीक है, तो आपने क्या कराना होता है, ओके, इंडक्शन ऑफ लेबर कराना होता है। 3 कंडीशन जिसमें मैंने इंडक्शन ऑफ लेबर 38 बताया था, प्रीक्लैम्शिया, इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस, तीसरा आपका आ जाएगा डायबिटीज मेलाइटिस है। ट्रीटमेंट ऑफ कार्डी वाइट डिस्चार्ज और इचिंग है, यानी कैंडिडियासिस होता है, डायबिटीज में देखने को मिलता होता है। इसमें हमें क्लोट्रीमेजोल आपने इस्तेमाल करनी होती है। डोज ऑफ फोलिक एसिड इन एंटी एपिलेप्टिक, तो 5 मिलीग्राम होती है। 5 मिलीग्राम तो सिकल सेल में भी होती है, डायबिटीज वाले में भी होती है, या टू प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। अगर ब्लड प्रेशर 150/100 है, टोनिक क्लोनिक फिट्स आ रही है, तो आपने क्या करना है, क्लैम्टिक फिट्स है तो उसके लिए आपने मैग्नीशियम सल्फेट देना होता है। 24 घंटों तक आपने कंटिन्यू करना होता है। प्रोराइटिस है, बिलिरुबिन ज़्यादा है, ELP ज़्यादा है, ओके, LFT रेंज है, बायलेशल ज़्यादा, तो कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, सीरम फेरेटिन लेवल करा लोगे। ड्रग फॉर BP, ओके, तो BP को देखने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कौन कौन सी होती है, हाइड्रोलाजिन, नेफिडिपिन, मिथाइलडोपा और आ जाएगा। और एक और बात रट्टा मार लेना, जो नेफिडिपिन है ना, टोकोलिटिक्स के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। टोकोलिटिक्स आपकी एक और जगह पर भी इस्तेमाल होती है, लाइक एक तो टोकोलिटिक्स प्री टर्म लेबर में इस्तेमाल होती है, इसके अलावा टोकोलिटिक्स एक और जगह पर भी इस्तेमाल होती थी, मुझे भूल गया है, पता नहीं कोई यूट्राइन इन्वर्जन था। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। ओके, मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, ओके, प्रीक्लैम्शिया, तो एडमिट पेशेंट फॉर C-सेक्शन। अगर सीवियर है और फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है तो आपने क्या करना है, फॉरेन प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना और कॉर्टिकोस्टेरॉइड की कवर देने होते हैं। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट है कि एक पेशेंट है जिसको BP इतना है 140/100 आफ्टर 4 आवर्स सेम वैल्यू और एसिम्प्टोमेटिक है, तो आपने रीअश्योर करना है, घर भेज देना है। काज ऑफ एनीमिया एंड ग्रैंड मल्टीपैरिटी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से। प्री कॉन्सेप्शनल डायबिटीज मेलाइटिस, एंड डायबिटीज मेलाइटिस में स्क्रीनिंग कैसे करते होते हैं, आपने कहना है कि आपने ग्लाइसेमिक कंट्रोल को ऑप्टिमाइज करना होता है, HbA1c को 6 से कम रखना होता है। इसके अलावा आपने क्या करना है, पेरी कॉन्सेप्शनल एडजस्टमेंट करनी है, स्टैटिन्स की और एस इनहिबिटर की। इसके अलावा और क्या करना होता है, लाइक
फोलेट आपने देना होता है 5 मिलीग्राम, मेरे ख्याल से 5 मिलीग्राम ही है। पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पॉलीआटोमियास डायबिटीज़ में देखने को मिलते होती है। प्री कॉन्सेप्शनल डायबिटीज़ कंट्रोल क्यों करते हैं? टू प्रिवेंट कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन है। क्लियर। फर्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट ऑफ प्री क्लैम्शिया, तो आपने क्या करना होता है? ओके, आपने इवैल्यूएशन करनी होती है, पेशेंट को एडमिट करना होता है। क्लियर। अगर कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ है, ओके, और 8 वीक के जेस्टेशन वाले, तो आपने लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन चलानी होती है। रिस्क फैक्टर फॉर प्री क्लैम्शिया, तो मल्टीपल प्रेगनेंसी में प्राइमरी पैरस में आपको देखने को मिलता होता है। ओके, सिम्प्लिसिया फ्रंटल हाइट अगर ज़्यादा है तो डैट मीन्स डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकती है। आपने ब्लड शुगर लेवल कराना होता है। स्क्रीनिंग फॉर जीडीएम इन हाई रिस्क है तो आपने ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। अगर पहले हो चुका है जीडीएम तो आपने 16 से लेकर 18 पे कराना है। अगर रिस्क फैक्टर ऐसे तो आपने क्या कराना होता है? 24 से लेकर 28 पे कराना होता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर जीडीएम ओजीडीटी होता है 7। ओके, एक बार इसमें ना 2 तरह के क्राइटेरिया इस्तेमाल होते हैं, नाइस क्राइटेरिया और डब्ल्यूएचओ क्राइटेरिया होता है। पहले आप ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराते होती है। अगर वो पॉजिटिव आ जाता है, ओके, यानी 140 से ऊपर आ जाता है, तो आपने ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट आपने कराना होता है 24 to 28 में कराते होती है। काज ऑफ जीडीएम इंसुलिन की रेजिस्टेंस होता है। इंसुलिन की रेजिस्टेंस इंसुलिनेज की वजह से, कोर्टिसोल की वजह से, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन की वजह से होता है। और आपने लेबर को इंड्यूस करना है 38 से लेकर 39 के अंदर। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन फीटस कार्डिक एनोमलीज हो सकती है, वीएसटी, टीजी हो सकती है। क्लियर। ट्रीटमेंट फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, अगर एचपी 7 से कम है तो आपने पैक आरबीसी ट्रांसफ्यूजन देनी होती है। इन्वेस्टिगेशन जो है सीरम फेरेटिन लेवल होता है। क्लियर। अगर एच पी 7 से कम हो तो आपने पैक्स आरबीसी ट्रांसफ्यूजन दे दिया है। डेफिनेटली ट्रीटमेंट फॉर प्री क्लैम्शिया, प्री क्लैम्शिया में क्या होता है? ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर आपको देखने को मिलता है। साथ में आपको प्रोटीन यूरिया या एंडोक्राइन डैमेज देखने को मिलते हैं। प्रेगनेंसी को आपने टर्मिनेट करना होता है। स्मोकिंग इसका रिस्क फैक्टर नहीं होता। डेफिनेटली ट्रीटमेंट क्लैम्शिया का भी सेम होता है, बस आपने न्यूरो प्रोटेक्शन देनी होती है मैग्नीशियम सल्फेट से। ओके, और अगर इसकी टॉक्सिसिटी आ रही है तो आपने कैल्शियम ग्लूकोनेट आपने देना होता है। एंटीकोगुलेंट ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन है। डी रेंज एलेफ्टिन प्रेगनेंसी तो इंट्रापैटिक कोलिस्टेसिस में आपको देखने को मिलते हैं। ओके, आई थिंक वीडियो अब 1 घंटे की हो गई है। और अब मेरे कौन कौन से चैप्टर रहते हैं यहाँ पर? ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज है, लेबर वाला चैप्टर है, और नॉर्मल लेबर, एबनॉर्मल लेबर है। आई थिंक एक पूरा एक लैदा सिस्टम है। तो अब वो वीडियो मेरे ख्याल से मैं सुबह तक बनाऊँगा, तो ये पार्ट 1 कर लेता हूँ। तो ये पूरी 1 घंटे की वीडियो हो गई है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो सुबह अपलोड करते हैं।